मात्रा में हो रहा है, इसका जरूरी है, उसका लागत जरूरी है, उसका कल्टीवेशन जरूरी है। इसका इंटरक्रॉप हम ले सकते हैं, तो अपने फ्रूट्स क्रॉप से इसमें हम इसका खेती कर सकते हैं। इसको जो जमीन चाहे, गुजरात का जमीन हो, राजस्थान का जमीन हो, महाराष्ट्र का जमीन हो, ये जमीन में गूगल काफी अच्छा मात्रा में बढ़ता है और वो जो गम रेजिन है वो अच्छे मात्रा में देता है। जो अपना ट्रॉपिकल रीजन है, इसमें जो वेल ड्रेन सॉइल है, इसके लिए काफी अच्छा है। इसका जो लागत है, कल्टीवेशन है, वो स्टेम कटिंग से होता है, ये सीड से होता है, और जो रिकमेंडेड डिस्टेंस है लगाने के लिए 2 बाय 2 मीटर इसका डिस्टेंस है, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो रिकमेंडेड है लगाने के लिए। लगाने के बाद इसका जो है गूगल गम जो देना है वो 7-8 साल के बाद शुरू हो जाता है, और एक पौधा लगभग 200-400 ग्राम गम रेजिन देता है। ये जो गम रेजिन है इसका डिमांड काफी बढ़ रहा है, और इसका खेती जरूरी है, इसका संवर्धन जरूरी है, इसका कॉन्जर्वेशन जरूरी है। और एक कॉन्जर्वेशन है, इसका संवर्धन है, इसका लागत है, इसका कल्टीवेशन है, इसके बारे में आज हमें इसका पूरा इंफॉर्मेशन जानकारी देने वाले, जिसका आयु 60 है लेकिन वो लगते हैं 16, उनका आयु जैसा लगता है, जो हमारे जो तरुण जो है यंग से, उसके लिए श्रीमान मोहब्बत सिंह, एक जो है उनका पूरा नाम जो है मोहब्बत सिंह मामूजी सिंधल, ये जो है एक छोटे गांव में रहते हैं, वनंदे करके गांव जो है, गांव में पोस्ट भी नहीं है, उनका पोस्ट है देसलपुर, तालुका भुज, जिला कच्छ, गुजरात। ये जो है खेती करने वाले मोहब्बत सिंह जो है, सुबह उठते ही गूगल का संवर्धन का काम शुरू करते हैं। वो जो छोटे थे, वो जब उनके पापा के साथ बाहर जाते थे, ये पीरियड था 1964-65, तो वो देखते कि लोग गूगल का टैपिंग करते थे, काफी मात्रा में वहां पे टैपिंग होता था। इनके पापा जी वो देखते थे, और वो टैपिंग होने के बाद गूगल में टैपिंग होने के बाद वो पौधा मर जाता है। वो देख रहे थे कि उनका टैपिंग ज्यादा मात्रा में हो रहा है, और ये इनके भाई जो है 5 भाई, मोहब्बत सिंह के 5 भाई और ये 6 लोग, ये देख रहे थे कि ये गूगल तो चला जा रहा है, कच्छ से चला जा रहा है, इसका बहुत मात्रा में इसका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ये फॉरेस्ट चला जा रहा है। इन्होंने वंदे गांव में संवर्धन में ये गूगल संवर्धन का काम हाथ में लिया। अभी उनका उम्र 60 साल का है। लगभग श्रीमान मोहब्बत सिंह जी ने 2,70,000 पौधा का लागत, कल्टीवेशन, कंजर्वेशन उनके गांव के आजू बाजू के परिसर में गांव में किया हुआ है। इनके काम जो है, उनका जो कंजर्वेशन किया, अभी उनका जो गांव के नजदीक में गूगल का फॉरेस्ट बन चुका है, 2,70,000 पौधा उन्होंने लगाया है। और जो कंजर्वेशन किया है पौधे के साथ, उन्होंने वाटर कंजर्वेशन है, वो प्रोटेक्शन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे कुछ भी नहीं आता था वहां पे उन्होंने गूगल का कल्टीवेशन किया है। और ये जो उनका काम है, गूगल का जो काम है, काफी मात्रा में कंजर्वेशन है, कल्टीवेशन है, ये लोगों में जन जागृति भी करते रहे हैं। और इनके लिए उनको काफी सारे प्लांट जीनोम जो फार्मर्स रिकॉग्निशन है, वो भी उनको 2014 में मिल चुका है। और गुजरात सरकार ने उनको वन पंडित पुरस्कार 2012 में दिया हुआ है, पर्यावरण मित्र अवार्ड 2014 में दिया हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने उनका सम्मान, वो जो सम्मान है वो उनके गांव में जाके उनका सम्मान किया है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज ऑफ फार्मर्स राइट अथॉरिटी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने भी मोहब्बत सिंह जी का गौरव किया हुआ है। ये जो मोहब्बत सिंह जो है 60 साल के, ये यंग नौजवानों के लिए, यंगस्टर जो है, स्टूडेंट्स है, उनके लिए एक प्रेरणादायी है। और उनका कार्य जो है कंजर्वेशन का है। गूगल का जो रेट है आज 600 रुपीज टू
1500 रुपए जो रियल गूगल गम है, और उसका रेट जो है काफी मात्रा में बढ़ रहा है। गूगल गम तो मिल ही नहीं रहा है। और ऐसे इसमें जो उसका मातृ वृक्ष बनाना चाहिए, मदर ऑर्चर्ड बनाना चाहिए, ये काम जो है मोहब्बत सिंह जी ने उठाया है। मैं अपने जो पहले ये सत्र के जो है अपने श्रीमान मोहब्बत सिंह मामूजी सिंदल जी है, ये अभी उन्होंने एक सहकारी पैमाने पे एक संस्था शुरू किया है, उमिया कामदार सहकारी मंडली, और ये अध्यक्ष भी है। मैं उनको विनती करता हूं कि आप गूगल के ऊपर सभी किसानों को मार्गदर्शन करें। श्रीमान मोहब्बत सिंह जी, श्रीमान मोहब्बत सिंह जी, नमस्कार, आवाज बोल आती है? हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आती है सर। नमस्कार। हाँ जी, मेरा जो काम था वो तो ज्यादातर तो आपने बता दिया। मैं जो कर रहा हूँ काम वो तो आपने पूरा बता दिया है। फिर भी मैं आपको थोड़ा बता दूं कि मैं 6 साल का था तब से मैंने ये गूगल का पौधे बचाने का काम चालू किया था मेरे पिताजी के साथ, उनके कहने से। इसके बाद 2002 के बाद मैंने लगाने का काम चालू किया, और तब से हर साल पौधा लगाने का शुरुआत ऐसे किया कि हम बच्चे को बोलते हैं कि भाई हमारा बच्चा आके पैर छुएगा तो हम बोलेंगे कि आप 100 साल का हो, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि भगवान 100 साल का इसको क्यों करे। तो मैंने सोचा कि 1 साल का एक पौधा लगाना चाहिए, तो 100 साल का अगर हम बोलेंगे तो 100 पौधे होना चाहिए ना। इस हिसाब से हमने पौधे लगाना शुरू किए। आवाज आ रही है? हेलो सर ठीक से आ रही है सर, कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ, तो मैंने एक फैमिली के मेंबर के हिसाब से 100 पौधे लगाना शुरू किया। इसके बाद मैं सोचा ये तो 1 साल में हो गए, तो फिर सोचा कि 1 साल के महीने 100 होते हैं, 1 साल के 12 महीने होते हैं, 100 साल के 1200 महीने होंगे, 1200 मंथ। तो एक मेंबर के 1200 पौधे लगाएंगे, तो इस हिसाब से काम किया तो वो दूसरे साल पूरा हो गया। अभी 1 साल के दिन 100 साल के दिन होते हैं 35,600। तो मेरा अब काम है, जो जितने भी हम 6 मेंबर है फैमिली में, तो 6 मेंबर के एक मेंबर के 35,600 के हिसाब से मैं गूगल के पौधे लगा रहा हूँ, किशोर ने मैं जागृति कर रहा हूँ। ये पौधा रेड डेटा बुक में गया। जब मैंने काम चालू किया तब मुझे ये पता नहीं था कि ये रेड डेटा बुक में जाएगा या एनवायरमेंट क्या है। तब हमारे गांव में सिर्फ 12 फैमिली रहती थी। तब हमारे यहाँ ना तो रेडियो था और ना अखबार आता था, लेकिन हमने ऐसे ही मेरे पिताजी के कहने से मैंने गूगल का संवर्धन और बचाने का काम चालू किया। 2002 के बाद लगाने का काम चालू किया। अभी तो बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस आ गया है। अभी तो गूगल के पौधे लगाने वाले इतने लोग तैयार है, मेरे पास 1000 हेक्टर में किसान गूगल लगाने के लिए तैयार है। लेकिन मैं जो डाबर कंपनी के साथ काम करता हूँ, तो उनका अभी कोरोना के हिसाब से थोड़ा बजट कम हो गया, तो वो लोग हर साल 30,000 पौधे देते हैं लगाने के लिए, और 30-35 हजार पौधे मैं लगाता हूँ। लेकिन इसमें जो इसका जो कल्टीवेट होता है, या तो पाकिस्तान से हम गूगल पैदा कर खरीदते हैं, तो इस हिसाब से इसमें बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है। और ये कच्छ ये गूगल के लिए एक गोल्डन लैंड है। तो मैं जिसको गूगल लगाने की गवर्नमेंट की प्रयास है, तो उनको ज्यादातर ध्यान कच्छ में देना चाहिए। और दूसरी एनजीओ जो कंपनियां हैं, फार्मेसी कंपनियां हैं, तो उनको भी ये गूगल के पौधे बचाने के लिए और नया लगाने के लिए एक साइकिल चालू करनी पड़ेगी। जैसे डाबर ने बहुत बढ़िया काम किया है, ऐसे बहुत सारी जो आयुर्वेदिक कंपनियां हैं वो काम करेगी, इसमें जुड़ेगी, तो किसानों की आय भी बढ़ेगी। जहाँ की जो ये तो रेगिस्तानी इलाका है कच्छ, तो ज्यादातर लोगों को रोजी रोटी नहीं मिल रही है, तो उनको रोजी रोटी भी मिलेगी। और हिंदुस्तान का जो करेंसी फॉरेन जा रही है वो भी बचेगी। आने वाले समय में माननीय श्री मोदी साहब का है कि भारत का विकास करना है, तो सबका विकास होना चाहिए, और सबका विकास करना है तो ये गूगल हमें भारत से पैदा करना पड़ेगा।
और इसका हम एक्सपोर्ट करें, इतना हमारे पास संसाधन है, लेकिन इसमें करना ये है कि हमें अभी इससे जागरूक होना पड़ेगा और जितने किसान तैयार है उनको ये गूगल लगाना पड़ेगा। गूगल एक ऐसा पौधा है जो बीज से, और हर एक पौधा बीज से कलम से लगता है, लेकिन इसमें मैंने तीसरी खोज की है कि इसकी जो जड़ें हैं, गूगल का पौधा 3-4 साल का हो जाए तो इसके दोनों साइड में एक ट्रेंच बना के और उसकी जड़ें खुली कर दो। 2 साल खुली रहेंगी तो इसमें से एक नया पौधा निकलेगा। जब 1 साल का पौधा हो जाए तो मदर प्लांट की साइड से उछाड़ काट देंगे तो आपको पौधा मिल जाएगा, दूसरा पौधा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस पौधे से गम निकालना है तो उसके चारों ओर 4-5 पौधे, हर साल एक-एक पौधा बनाते जाएंगे, तो ये साइकिल चालू हो जाएगी। और ऐसी साइकिल चालू होगी तब किसानों को आय होगी। एक पौधा 5-7 साल का होगा, इसमें से थोड़ा-थोड़ा गम निकाल लेंगे, इसके बजाय किसानों को वो थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन ऐसी साइकिल चालू करेंगे तो एक पौधा 7 साल का पौधा है जो 500 से 1 किलोग्राम गम देगा, तो अभी तो 1200-1250 रुपया रेट है। अभी 5 साल के बाद तो 5000 3,500 से ऊपर जाएगा। तो एक किसान के अंदर मैंगो के फार्म के बीच में लगा सकती है, अनार के बीच में लगा सकती है, सहजन के बीच में लगा सकती है और बॉर्डर भी लगा सकती है। मैंने मेरे 2 खेत के बॉर्डर सजीव बॉर्डर इसकी बनाई है और मैंने इसके हर एक तरीके से इसका इस्तेमाल किया है। जैसे किसान जो बॉर्डर लगाते हैं, नील गाय का जहाँ त्रास ज्यादा रहता है तो नील गाय से बचने के लिए फेंसिंग लगाते हैं। इसके बजाय अगर ये गूगल लगा देंगे तो इसकी आय भी होगी और फेंसिंग भी होगी। इसके सिवा हम 2 इंटरपार्क के रूप में अनार है तो अनार के बीच में भी जहाँ बहुत सारे किसानों ने लगाया है गूगल, आम के बीच में भी गूगल लगाया है, सहजन के बीच में गूगल लगाया है, या तो बॉर्डर पे लगाते हैं। तो ऐसे किसी भी पार्क के बीच में आप ये लगा सकते हो। और गूगल का खूबी एक ये है, वैसे जंगल में रहेगा तो इसमें कांटे रहते हैं, लेकिन आप खेती बाड़ी में लगाएंगे, इसको पानी पिलाएंगे तो ये कांटा छोड़ देता है। ऐसा दुनिया में सिर्फ एक ही पौधा है जो अपना सिद्धांत चेंज कर देता है, नहीं तो ऐसा कोई पौधा नहीं है जो अपना सिद्धांत चेंज करेगा। तो मैंने देखा कि ये इंसानियत को दिखाता है पौधा कि भाई आप जहाँ रहते हो, सभ्य समाज में रहते हो तो सभ्य बन जाओ और जंगल में रहते हो तो जंगली बन जाओ। तो ऐसा ही इसमें से आप देखेंगे तो ये पौधा भी एक ऐसा है कि हमको ये सभ्य समाज बनाने का एक उद्देश्य, संदेश देता है हमको। तो इस तरह से मैं तो लगाता रहता हूँ। हर सुबह में उठ के मेरा यही मकसद रहता है कि जितने भी लग सके गूगल के पौधे लगा लेना। और हमारा देश का जो विदेशी करेंसी बाहर जाती है, एक्सपोर्ट करना पड़ता है, उसके बजाय हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, एक्सपोर्ट करेंगे हम गूगल का। अगर मेरे कहने पे और पूरा भारत गवर्नमेंट का जो है गूगल पे इतना खर्च करने के बाद हम एक्सपोर्ट की पोजीशन में आ जाएंगे, तो मैं सब किसानों को ऐसा ही बोलूंगा कि आप बॉर्डर पे नील गाय के या किसान किसी भी जानवर की बॉर्डर लगाने की है खेत पे, तो आप गूगल लगाओ। गूगल में से आपको आय भी मिलेगी और इसके साथ पुण्य का भी काम है। मेरा काम गूगल में से गम निकालने का नहीं है, मेरा काम सिर्फ इसका संवर्धन है और लगाना है। इसका सीड का है तो सीड का भी 4 से 5,000 रुपये किलो है। मैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी डिपार्टमेंट है गूगल लगाने वाले, इसमें ज्यादातर सीड मेरा ही जाता है जहाँ से। तो मैं गांव वालों को, हमारा गांव छोटा है, सबको ये मजदूरी भी मिल जाती है। 1 किलो सीड का 2500 से लेके 4,000 रुपया रेट आता है पर किलो। और 5 साल का पौधा है तो 1 साल में आधा किलो सीड देगा। किसान अगर बॉर्डर पे लगाए हुए इसमें से सीड एकत्रित करके बेचेंगे तो भी गम से ज्यादा इसको आय मिलती रहेगी। और गम निकालना है तो मैं बोला ऐसे 3 तरीकों में से आप इसका कटिंग काट के लगा लेंगे बगल में, हर साल एक एक कटिंग लगाते रहो, एक एक पौधा होता रहेगा। फिर आपका जो बड़ा पौधा है उसमें से पूरा गम निकाल लो, तो हर साल आपका साइकिल चलती रहेगी और हर साल करोड़ों रुपये में आय भी होगी और गवर्नमेंट का जो विदेशी हुंडियामन है वो भी अरबों रुपये में बचेगा। इसके साथ हमको जो आयुर्वेद में औषधियों में जो चाहिए गूगल, वो सबसे बढ़िया और साफ गूगल मिलेगा।
तो मिलावटखोर है उससे भी हम बचेंगे, हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी, मजदूरों को मजदूरी मिलेगी और इसका सीड तो चिड़िया खाती है। तो मेरा तो मकसद यही है कि चिड़ियों को सीड खिलाने से वो पुण्य मिलता है, तो किसानों को वो पुण्य भी मिलेगा और चिड़िया जहाँ से उड़ के चिड़िया दूसरे पेड़ पे बैठ जाती है रात को, वहाँ वो जो विस्टा देती है उसके साथ वो सीड गिरते हैं तो वहाँ दूसरे नए पौधे लग जाते हैं। तो वैसे मेरा एक मकसद है कि वांडे के जंगल में 1 करोड़ गूगल के पौधे हो जाए और कच्छ के जो जितने भी किसान है, एक अभी मेरे पास 1000 हेक्टर के डिमांड वाले किसान है, तो सबको पौधे मिल सके और इसके लिए डाबर के अलावा और भी कंपनियां आ जाएगी, गवर्नमेंट है, तो ऐसा मिलजुल के काम करेंगे तो 7 साल में एक ऐसी पोजीशन हो जाएगी, हम एक्सपोर्ट करने लग जाएंगे गूगल के गम को। तो ये मेरा मकसद है। और बोलिए। हाँ मोहब्बत सिया सर, हाँ जी, हम क्वेश्चन वगैरह लास्ट में लेने वाले हैं। ठीक तो है। किसान भाइयों, ये मोहब्बत सिया जो है, ये नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो है इससे जुड़े हुए हैं और इनका कार्य जो है गूगल के क्षेत्र में वो काफी अच्छा रहा है, कर रहे हैं और हमें वो प्रेरणादायी है। जिनको भी गूगल लगाना है, प्लांटिंग मटेरियल चाहिए, वो मोहब्बत सिया सर जी से अब बातचीत कर सकते हैं, या रीजनल सेंटर कम फैसिलिटेशन सेंटर जो वेस्टर्न रीजन पुणे स्थित है, पुणे यूनिवर्सिटी में है, उससे भी आप इसके बारे में अधिक से जानकारी ले सकते हैं। मैं जो अपने दूसरे आज के रिसोर्स पर्सन है, उनके बारे में थोड़ा आपको परिचय देता हूं। वो है श्रीमान नितिन जी पटेल। श्रीमान नितिन जी पटेल जो है, ये चंदन विकास एसोसिएशन जो है वडोदरा स्थित गुजरात में, इसके वो अध्यक्ष है। इनका भी एक छोटा गांव है, नितिन जी का साथोड़ करके गांव है वडोदरा में। ये जो है 12 साल से चंदन खेती से जुड़े हैं और जैसे कि मोहब्बत सिंह उठते ही अपना काम गूगल के बारे में शुरू करते हैं। अभी तक 2,70,000 उन्होंने गूगल का पौधा लगा हुआ है। वैसे श्रीमान नितिन जी पटेल जो है 12 साल से वो लोगों में चंदन जो है, चंदन के बारे में अवेयरनेस दे रहे, लोगों में जन जागृति कर रहे हैं कि चंदन ऐसा होना, चंदन का महत्व ये है। जो महत्व है वो सेमिनार के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, जो मीट जो है उसके माध्यम से गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक आदि राज्यों में उनका बहुत कार्य रहा है। चंदन खेती के बारे में वो जन जागृति कर रहे हैं। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो राजस्थान में है, उनको भी वो इसके बारे में उनका जो कमेटी है उसमें भी वो काम कर रहे हैं। चंदन के ऊपर उनका काफी अच्छा काम रहा है ऑन फील्ड। चंदन पे उनका वीडियो भी है, ई बुक भी उन्होंने प्रकाशित किया हुआ है। हिंदी और गुजराती में ये उपलब्ध है वीडियो और ई बुक। उन्होंने लगभग 10,000 किसानों से ज्यादा किसानों को चंदन खेती के बारे में ऑन फील्ड मार्गदर्शन किया है। वो घूमते रहते हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक घूमते रहते हैं। फार्मर्स को, खेती करने वाले किसान भाइयों को वो चंदन के बारे में, चंदन का पौधा क्या है, चंदन का नर्सरी क्या है, उसके बारे में वो बताते रहते हैं। चंदन जो है, चंदन एक बहुमल वृक्ष प्रजाति है और चंदन का जो हार्डवुड है, लकड़ी है, उसको काफी नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है और इसका जो डिमांड है वो काफी बढ़ रहा है। इसका जो इसेंस निकलता है, ऑयल जो निकलता है, सैंडल ऑयल जो निकलता है, उसको भी डिमांड इंटरनेशनल नेशनल मार्केट में है। इसके जो ऑयल है उसको और लकड़ी जो है, इसको काफी काफी सारे औषधि गुण है, औषधि गुण है। और चंदन जो है, आपको सबको पता है कि ये परपोषी प्रजाति है, सेमी पैरासाइट है। इसके बारे में भी उनका काफी काम अच्छा रहा है। नर्सरी कैसा करना है,
और जो भी नर्सरी में पौधा बनाते हैं उसके लिए होस्ट क्या देना है। अमेरांथस अगर देते हैं, हम मराठी में माठ बोलते हैं, अगर वो देते हैं तो पौधा अच्छा बनता है। कोई लोग लजवंती देते हैं, कोई लोग वेरियस लेगुम्स देते हैं, तूर देते हैं। लेकिन तूर जो है अमेरांथस है, उससे पौधे रोप जो है वो अच्छे बन जाते हैं। उसमें भी उसका कार्य रहा है। वो लोगों में इसका नर्सरी कैसे करते हैं, रोप वाटिका कैसे करते हैं, इसके बारे में भी बताते हैं। उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, व्यवस्थापन कैसा करना है, इसके बारे में भी वो काफी अच्छा जानकारी देते हैं। इसके बारे में आज मैं नितिन जी को विनती करता हूं कि आप जो चंदन है, आप उसको सोना बोलते हैं, ये चंदन के बारे में, इसका खेती कैसे किया जाए, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को मार्गदर्शन करें। नितिन जी। नितिन भाई। नितिन पटेल सर। वेट फॉर ए मिनट। उगा सकते हैं, कर सकते हैं। चंदन का उपयोग हम देखें तो इनमें से इत्र बनता है, परफ्यूम, अगरबत्ती, धार्मिक, साबुन, फर्नीचर, और चाइना के अंदर इसके पत्ते को सुखाकर उसका सूप बना के पीते हैं। साथ में उनके जो सीड्स होते हैं, सीड्स बनने से पहले जो फ्लावरिंग होती है, वो फ्लावरिंग तोड़ के सुखाकर इनकी चाय बना के पीते हैं। ये एक चाइना के अंदर रिवाज है। कोई मेहमान आए तो उसको इसकी चाय बना के पिलाते हैं। इसका रेट चाइना के अंदर 1000 रुपीज है। इसलिए अनेक प्रकार से इनका उपयोग होता है। चंदन पूरे इंडिया में बहुत लोग लगाते हैं, मगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ये है कि जो डिस्टेंस मेंटेन करना वो नहीं करते हैं। बहुत कम दूरी पे चंदन लगाते हैं क्योंकि किसानों को ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, ज़्यादा पैसा मिल जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होता है। इसका प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना चंदन के ग्रोथ के लिए और ज़्यादा हार्टवुड चंदन सभी के लिए ये जरूरी है। तो मिनिमम 15 फीट बाय 15 फीट या 10 फीट बाय 20 फीट पे लगाए और पूर्व पश्चिम पे लगाए, वो बहुत जरूरी है। और कैसे लगाए, इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, वो भी बहुत जरूरी है। इसका गड्ढा करना, गड्ढा करने के बाद इसके अंदर रेत, मिट्टी और खाद सब मिला के उसको भरना है। गड्ढा हम जेसीबी से कर सकते हैं, ट्रैक्टर से भी हम कर सकते हैं। इस तरह से ये करना बहुत जरूरी है। और साथ में हो सके इतना ड्रिप इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति यानी टपक पद्धति से चंदन को पानी देंगे तो मॉर्टालिटी बहुत कम आएगी। चंदन के साथ कई किसानों इनकम की सोच रहे हैं, तो इनकम के लिए 12 बाय 20 फीट में प्लांटेशन करें, जो हम अभी मैप में देखेंगे। इसे आप पता चल जाएगा। 4 चंदन के बीच में अनार, लेमन, आम आदि कुछ भी लगाए। अभी मोहम्मद सिंह ने बताया गूगल, तो गूगल भी आप लगा सकते हो।
चंदन के साथ कोई भी क्रॉप करो, चंदन को किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चंदन सभी में से खाना खाने वाला पेड़ है। तो चंदन के साथ किसी भी क्रॉप लगाने से कोई प्रॉब्लम चंदन को नहीं है। तो इसलिए इस तरह आप लगा सकते हो। चंदन के साथ सबसे बड़ा मेन पॉइंट है चंदन के विकास के लिए, कुछ भी लगा दो तो चंदन का विकास होगा, ऐसा मेरे अनुभव में नहीं है। मेरे स्टडी में रिसर्च पेपर स्टडी में भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए है होस्ट। होस्ट बहुत जरूरी चंदन के विकास के लिए है। जब हम फार्म पे होस्ट लगाते हैं तो सबसे पहले अरहर लगाइए, तुअर लगाइए। तुअर 1-2 साल के लिए होस्ट काम करेगा, इसके बाद अरहर इतना काम नहीं करेगा। इसके साथ शुरुआत से ही शुरू यानी कैज़ुरिना लगा देंगे तो चंदन के साथ इसका मैचिंग बहुत अच्छा है, इनसे ग्रोथ बहुत बढ़िया होता है। कितने डिस्टेंस पे लगाना वो मैंने मैप पे बताया, 3 फीट के डिस्टेंस पे ये लगा देना है। अभी मैंने जो बुक बनाई इनमें मैंने कहा है 2 होस्ट लगाना है। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, और ऑस्ट्रेलिया का भी मैंने एक रिसर्च पेपर की स्टडी किया था, काफी पेपर की स्टडी किया था। इनमें एक लगाना है कैज़ुरिना या बबुल, दो में से एक चंदन के साथ लगाओ। दूसरा इसमें लगाना है नीम या करंजी, जिसमें हम गुजरात में करंज कहते हैं, हिंदी के अंदर इसको कलिंग कहते हैं, नक्तमाल कहते हैं, जिसमें से ऑयल निकलता है। वो ऑयल आयुर्वेदिक में यूज होता है, खुजली वगैरह आता है इसमें, इसका ऑयल बहुत जगह यूज होता है। मैंने यूज मेरे कुत्ते पे किया था, मेरे फार्म पे कुत्ते है, उसको खुजली आई थी तो इसका ऑयल मैंने यूज किया था, इसकी खुजली कम हो गई थी। तो ये दो में से एक ऑयल वाला और एक ये नीम या कैज़ुरिना या बबुल, क्योंकि वो इसको नाइट्रोजन वगैरह देता है, और इसमें से ऑयल यानी चंदन के अंदर ऑयल और हार्टवुड दोनों इससे बढ़ेगा। यदि ये नहीं लगाते हैं और कोई भी फ्रूट क्रॉप लगाएंगे तो जैसे ये फोटो में आप दिख रहे हो, ये लेमन है, ये 5 साल का लेमन पूरा मर गया। चंदन के साथ कोई होस्ट अच्छा नहीं होता है, अकेला फ्रूट क्रॉप होने की वजह से वो चंदन उसको मार देगा। मौसम्बी है, अनार है, कोई भी आप लगाओ, या दूसरा पेड़ आप लगाओगे जैसे सीताफल है, तो सीताफल का फ्रूट है वो कम कर देगा। सीताफल को वो मार नहीं सकता है, मगर फ्रूट की जो हम इनकम लेना है वो नहीं हो सकता है। इसीलिए 2 होस्ट लगाना बहुत जरूरी है। इसके साथ होस्ट लगाने के बाद आप कोई भी फ्रूट क्रॉप करो, इसकी इनकम में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ये मेरा तजुर्बा है, मेरा ये स्टडी है। तो ये होस्ट लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है। कई लोग बहुत फोन करके हमें पूछते हैं कि ये करिए, ये करें। अब कोई भी करिए, चंदन को मैंने बताया कोई प्रॉब्लम नहीं है। होस्ट प्रॉपर डाल दोगे, चंदन का भी ग्रोथ होगा, आपको जो इनकम चाहिए इनकम में भी कोई कमी आएगी नहीं। तो इस तरह से होस्ट भी इतना ये जरूरी है। होस्ट से ही चंदन का विकास होता है। कई लोग जैसे ये फोटो में आप देख रहे हो, चंदन के साथ आम है, मौसम्बी है, अनार है, आंवला है, ये सब लगाया हुआ है। ये गुजरात के है, बाहर के है, सभी जगह से ये फोटो मैंने खींची हुई है। ये फोटो से आपको पता चलेगा। मगर किसान फ्रूट क्रॉप को होस्ट बना देता है, ऐसी गलती कभी भी मत करना। एक बार आपके फ्रूट क्रॉप मर जाएगा
तो चंदन के साथ होस्ट का प्लांटेशन करना बहुत तकलीफ होती है। हमारे चंदन विकास एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट थे तुलसी भाई पटेल। उन्होंने 85 बीघा में यानी 50 एकड़ के अंदर चंदन लगाया हुआ है। उसका लेमन का प्लांटेशन था, पूरे के पूरे लेमन मर गए और इसके बाद होस्ट लगाने में दिक्कत आई। जो होस्ट लगाते थे वो सभी मर जाते थे। तो ऐसी गलती कभी भी मत करना। होस्ट पावरफुल लगाओ। और दूसरा आप जो प्लांटेशन करते हो वो पूरी सिस्टम से करिए। पानी देना है, खाद देना है, डिस्टेंस का ध्यान रखना है। अभी ये जो फोटो आप देख रहे हो वो टोटली अनऑर्गेनाइज फार्म है। एक 5 साल का फार्म है। ऐसे आप फार्म में पैसे लगाओगे तो आपकी जो ख्वाहिश है, आपकी जो इच्छा है, वो ऐसे फार्म कहां से आपको पैसे देंगे। साथ में आप देख रहे हो जो प्लांट है वो बहुत कम दूरी पे लगाया है। इसकी गर्थ देखो, 7 साल के अंदर 6 इंच की गर्थ है, 8 इंच की गर्थ है। ऐसी नहीं होती है। 6 साल 7 के अंदर तो 12 इंच 15 इंच 12 की ऐसी गर्थ हो जाती है। तो डिस्टेंस मेंटेन करना, प्रॉपर उसको पानी देना है, जो खाद देना है वो खाद भी देना है। सभी पॉइंट हमें ध्यान पे रखना है। ऐसा मत समझना कि हमने प्लांट लगा दिया तो ऐसे ही चंदन हो जाएगा। नहीं, हमें इसकी देखभाल करना है, हमें प्रॉपर केयर करना है, तभी चंदन के जो करोड़ों रुपए की इनकम बोल रहे हैं ना, तभी ये होगी। अदरवाइज ऐसी इनकम नहीं होगी। मैंने बहुत फेल फार्म देखे हैं। चंदन के जितने साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर अनंत पद्मनाभन है, डॉक्टर श्याम विश्वनाथन है, डॉक्टर टीएस राठौड़ है, काफी साइंटिस्ट को मैंने ऐसे फेल फार्म की विजिट करवाई थी। चंदन के अंदर दूसरी बात यह है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चोरी और मार्केटिंग। अभी हम ये देख रहे हैं, ये पूरा फार्म का प्लानिंग करना पड़ेगा। अपने फार्म पे लगा दिया, हो गया, ठीक है, ध्यान रखते हो, केयर करते हो, मगर इसके साथ चोरी न हो, इसके लिए भी हमें बहुत ध्यान रखना है। इसका चंदन चोरी के लिए हमने ये प्लान बनाया है। बॉर्डर पे हम कांटा वाला बांबू लगाएंगे और इसके पहले हम कंतार, कुमठ या करंज, जो लता करंज कहते हैं, इसमें बहुत कांटे होते हैं। तो हमारी बॉर्डर से 2-3 फीट के अंदर पे ऐसे प्लांट आप लगा दीजिए। वहां से 5-7 फुट की दूरी पे कांटे वाला बांबू, जिसको बांबूसा बांबू कहते हैं, वो लगा दीजिए। और इसके बाद 15-20 फीट छोड़ के आप बांबू लगा, चंदन का प्लांटेशन करिए। इसकी बहुत बड़ी दीवार हो जाएगी और चंदन चोर इसको काट के अंदर नहीं आ पाएगा, और अंदर आएगा तो हमें कुत्ता रखना पड़ेगा। चंदन याद रखिए, चंदन चोर अकेला कभी भी नहीं आता है, वो ग्रुप में आते हैं, बहुत सिस्टम के साथ वो आते हैं। इसके साथ काफी कुछ हथियार वगैरह भी होता है, तो हमें इसे चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो पावरफुल रॉटवीलर वगैरह कुत्ते भी रखने पड़ेंगे। ये जो कांटे वाले आप देख रहे हो, इसमें कांटा करंज है, कंतार है, वगैरह सब है, वो हमें लगाना है, ताकि चंदन चोर को टाइम बहुत कम मिलता है। रात को 12-1 बजे के बाद आता है, 4 बजे तक वो रुकता है, इसके बाद चले जाता है। यानी चोरी करने के लिए इसके पास सिर्फ 3 घंटा रहता है। तो 3 घंटे की अंदर वो अंदर आना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। अभी हम ये देख रहे हैं, वो जो हार्टवुड है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम सैलिन का है। कई कंपनियां ऐसी निकली है जो ऐसे प्लांटेशन
खास करके महाराष्ट्र में भी है, हमारे गुजरात में भी है। ज्यादा पैसे लेके प्लांट देते हैं, किसान इसके विश्वास में आ जाते हैं और कहते हैं कि हम इसका सेलिंग करवा देते हैं। ये चंदन के अंदर जो हम डार्क भाग देख रहे हैं वो हार्टवुड है। चंदन का पैसा हार्टवुड से मिलता है। जो व्हाइट वाला भाग है इसमें हार्टवुड नहीं है, इसके पैसे नहीं मिलेंगे। अभी हम नेक्स्ट फोटो देखेंगे, आपके महाराष्ट्र का है। ये आपके महाराष्ट्र का चंदन है। नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में साहदा तालुका के अंदर एक किसान के चंदन 2 साल पहले मैंने टेस्टिंग किया था। उसके बॉर्डर पे ये चंदन लगे थे। मैंने टेस्टिंग करके उसको कहा था कि आप सिर्फ 5 या 6 पेड़ का ही कटिंग करें, मगर उन्होंने 8 महीने पहले कटिंग कर दिया, हार्टवुड भी निकाल दिया, सब कुछ कर दिया फॉरेस्ट की परमिशन लेके। अभी इसका सेलिंग हमने 8 लाख रुपए में करवा दिया है। अभी प्रॉब्लम यह आई है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पीसीसीएफ से भी हमें थोड़ी कॉरेस्पॉन्डेंस करना पड़ा है। सेल हो गया है मगर टीसी यानी ट्रांजिट परमिशन नहीं मिल रही है। डीएफओ से गई, डीएफओ से गया, सीसीएफ के पास गया और अभी सीधा फाइल भेज दिया हमने पीसीसीएफ महाराष्ट्र को। इससे बात भी हो गई, चर्चा हो गई है। 2-3 दिन के अंदर इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। प्रॉब्लम ये था, डीएफओ कह रहे थे कि आपने कन्वर्जन कर दिया है, क्योंकि चंदन नया सब्जेक्ट है। हमारे यहाँ गुजरात में भी ये प्रॉब्लम होती है। फॉरेस्ट की लैंग्वेज अलग है। सैंडलवुड हार्टवुड निकालने के बाद ही सेल करने से पैसा ज्यादा मिलता है। अभी उन्होंने 11 पेड़ कटिंग की है, 8 लाख इनकम उसकी फाइनल हो गई है। टीसी आते ही वो उसका सेल हो जाएगा। मगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैसे इसका कन्वर्जन किया, हम कहते हैं इसका हमने हार्टवुड निकाला। ये टेक्निकल थोड़ा चल रहा है पूरे इंडिया में। इसका हम सॉल्यूशन ला देंगे कि हमें कन्वर्जन, इसकी लैंग्वेज में कन्वर्जन, हमारी लैंग्वेज में हार्टवुड। जैसे हम मूंगफली करते हैं तो मूंगफली का निकाल के, छिलके निकाल के हम मूंगफली को बेचते हैं। हम चावल के ऊपर का छिलका निकाल के हम चावल बेचते हैं। इसी तरह हम ये हार्टवुड निकाल के हम हार्टवुड बेच रहे हैं। कई लोग डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए जाते हैं। पूरा पेड़ सेलिंग करने में किसानों को इतना पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बायर है वो बायर बहुत होशियार है। वो ऐसा समझाएंगे, इसे पैसा नहीं मिलेगा। ये किसान एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं तो हम पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। ये कहाँ जाएंगे नागपुर में पीसीसीएफ सर से मिलने के लिए, या कहाँ जाएंगे धुले में, फाइल धुले गई, धुले से चली गई वहां। हम किसी पे ब्लेम नहीं करते हैं। नया सब्जेक्ट है, सभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसानों को हेल्प कर रहे हैं। अभी हमने नागपुर से किसान को फाइल लेके पीसीसीएफ सर को भेजा 2 दिन पहले ही। पीसीसीएफ सर ने कहा ये 100% परमिशन मिल जाएगी, मगर हम ये कहते हैं कि किसानों बहुत चौकन्ना रहे, किसी की जांच में न आए, क्योंकि जो कंपनी वाले हैं पहले से ही शॉर्ट डिस्टेंस पे चंदन लगा के किसानों को उल्लू बना रहे। मेरी लैंग्वेज में क्लियर कट बात आएगी, जो नर्सरी वाले हैं किसानों को बहुत मिसगाइड करते हैं। हम किसान अच्छी तरह से चौकन्ना रहे ताकि हमारे इसमें कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में न आए। चंदन में किसानों बहुत सर्च करते हैं। 1 एकड़ के अंदर 4 करोड़ मिलेंगे, 1 एकड़ के अंदर 700 पेड़ लगाएंगे। भैया इतनी इनकम कभी भी नहीं मिलेगी। जो नर्सरी वाले अपलोड करते हैं इतनी इनकम कभी भी मिलने वाली नहीं है। क्लियर समझो। 1 एकड़ के अंदर 200 पौधा लगेंगे, 200 में से हमें 100 पौधा भी मिले
अभी इसका आप देख सकते हो 11 पेड़ के 8 लाख मिले। इसके ऊपर से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी एवरेज आई। ये जो पौधे थे ये 8 साल से 20 साल के थे, जो कटिंग किए हुए हैं वो 8 साल से 20 साल के थे। तो इसके ऊपर आप एवरेज लगा सकते हो 12 साढ़े 12 केजी एवरेज आई पर पेड़ की। 11 पेड़ 130 किलो निकले। ये आप देख रहे हो ना, हार्डवुड 130 किलो निकला हुआ है। इसके पैसे 8 लाख आ रहे हैं। अभी मेरे 2 दिन पहले एक्स पीसीसीएफ, अभी वो कल प्लांटेशन बोर्ड के यहाँ गुजरात के हमारे हेड है डॉक्टर जगदीश प्रसाद सर, वो एक्स पीसीसीएफ थे। 2 दिन पहले उनका फोन आया, नितिन जी ज्यादा प्लांटेशन होगा तो प्राइस कम नहीं होगी क्या? मैंने सर से बताया, सर मैं कॉन्फिडेंट हूं, जितने किसान एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक किसानों को पैसा दिलाने के लिए पूरी मेरी मेहनत होगी। फ्यूचर में हम इंडस्ट्री डालने वाले हैं, वो फाइनल है। 2027-28 के बाद इंडस्ट्रीज लगेगी गुजरात में, कहीं पूरे इंडिया में भी हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे। इसके पीछे मेहनत करेंगे और मार्केटिंग भी हम किसानों करेंगे। इसके पीछे दूसरा मैंने लॉजिक दिया, सर आज किसी मंदिर में जाओ, हम घर पे चंदन यूज करते हैं, सब डुप्लीकेट, दुकानों में मिलते हैं सभी डुप्लीकेट, कहीं ना कहीं पेड़ से आ जाते हैं, ऑयल लगा देते हैं और चंदन के नाम पे बिकते हैं। ओरिजिनल चंदन आज कहाँ मिलते हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ऑयल ओरिजिनल सभी को चाहिए, कहाँ मिलता है ही नहीं, तो मिलेगा का? तो हम पूरे किसानों इकट्ठा होके, एक होके पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हम इसका मार्केटिंग करेंगे। छोटी छोटी ऑयल की बोतल बनाएंगे, बेचेंगे। और हमारे गुजरात के लिए तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, हमारे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सूरत डिस्ट्रिक्ट है, महसाणा डिस्ट्रिक्ट के पटेल लोग हैं जो बेसिकली किसान है, पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। इंडिया का कोई भी कंट्री, कोई भी कोना ऐसा नहीं है जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट या ऐसे गुजराती ना मिले, हर एक जगह पे है। तो हम ऐसा मार्केटिंग करेंगे तो सभी को डायरेक्ट हम माल दिलवा सकते हैं, तो बहुत बड़ा मार्केट हम खड़ा कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से 5000 टन की रिक्वायरमेंट पूरे वर्ल्ड की है। तो 5000 टन से ज्यादा प्रोडक्शन हम प्रॉपर सिस्टम से इंडिया से ही करेंगे और इंडिया से ही मार्केटिंग करेंगे। सभी किसानों को इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मार्केटिंग के अंदर जोड़ देंगे, पूरी सिस्टम बनाएंगे तो किसानों को भी पैसा ज्यादा मिले। इस तरह से मेरे ख्याल से आज पूरे इंडिया में बहुत प्लांटेशन हो रहा है। तो किसानों को मेरी विनती है, प्रॉपर सिस्टम से करें ताकि आपको पैसा मिले और धीरज रखे, सेलिंग करने में भी धीरज रखे। किसी को भी मेरी जरूरत पड़े तो आप हमें कॉल करिए। धन्यवाद। सबसे पहले मोकट सर को भी धन्यवाद, हमें जुड़े और हमें ऐसा मौका मिला। जय स्वामीनारायण। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान नितिन जी पटेल साहब। पटेल साहब ने आपको बहुत ही छोटे टाइम में कल्टीवेशन चंदन का कैसा करना है, चंदन का महत्व क्या है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या रखना है, होस्ट मैनेजमेंट जो इम्पोर्टेंट है चंदन में, जैसे कि नर्सरी में एक होस्ट देना है और लगाने के बाद 2 होस्ट आपको देना है। होस्ट देते समय आपको एक फ्रूट प्लांट देना है या 2 फ्रूट प्लांट देने हैं, एक फॉरेस्ट ट्री देना है। लेकिन होस्ट मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी, जो बताया गया है सर ने जो बताया, ऑर्गेनाइज फार्म कैसा होना चाहिए, फार्म का कैसे केयर करना है,
और उसके लिए बाउंड्री प्लांटेशन, लाइव फेंसिंग कैसे करना है और कटाई कैसे करना है, यील्ड कितना मिलता है, इनकम कितना मिलता है, इसके बारे में काफी अच्छी जानकारी दी है। तो मैं जो है नितिन सर आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, किसान भाइयों, अपना जो एक किसान यहाँ पे जुड़ा है, मिस्टर गाडेकर, राजेंद्र जी गाडेकर, राजेंद्र जी गाडेकर, राजेंद्र जी गाडेकर, राजेंद्र जी गाडेकर। ओके, तब तक मैं अपने जो तीसरे रिसोर्स पर्सन हैं उनके बारे में जानकारी दे देता हूं। अपने तीसरे जो रिसोर्स पर्सन है श्रीमान सत्यजीत जी गुजर। गुजर सर जो है ये वन संरक्षक है वन विभाग में। अभी श्रीमान नितिन जी सर ने जो बोला है, चंदन के जो समस्या है, पहला जो समस्या चोरी की समस्या, दूसरी जो समस्या है मार्केटिंग की समस्या, और किसान भाइयों को जो मुख्य समस्या है इसका बिक्री कैसा करना है, इसका मार्केटिंग कैसा करना है, इसका ट्रांजिट पास कैसे लेना है, ये तोड़ने के लिए कैसे क्या प्रोसीजर होता है, मार्केटिंग जो है लीगली कैसे करना है, इसका 7/12 पे इसका जो कल्टीवेशन जो है वो लिया जाता है क्या नहीं है, इसको सब्सिडी कितना मिलता है, ये जानकारी होना जरूरी है जो समस्या है। और इसके जो कानून है ये पता होने जरूरी है, इसका खेती करना है दोनों का। गूगल जो है वो भी रेड डेटा बुक में आया हुआ है, उसका भी जानकारी आपको पता होना जरूर है। चंदन जो है, चंदन का भी खेती करते समय आपका कानून जो है इसके बारे में वो इसका आपको पता होना चाहिए। इसलिए अपने जो तीसरे मेहमान है आज वो है सत्यजीत जी गुजर। ये बेसिकली एमएससी एग्रीकल्चर है, कीट शास्त्र में उन्होंने मास्टर डिग्री किया हुआ है। इन्होंने 3 मास्टर डिग्री किया हुआ है भाइयों। एमएससी फॉरेस्ट्री भी किया हुआ है और एमएससी वाइल्ड लाइफ भी किया हुआ है। ये बेसिकली इन्होंने एलएलबी भी किया हुआ है, तो ये बहुत ही किसान भाइयों को फायदेमंद होगा। एमएससी कीट शास्त्र भी है, एमएससी फॉरेस्ट्री भी है, एमएससी वाइल्ड लाइफ भी है, और ये एक अच्छे ऑफिसर है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अभी वो संशोधन डिवीजन में काम कर रहे हैं। तो चंदन के बारे में आगे जाके, गूगल के बारे में आगे जाके क्या संसाधन करना है, संशोधन की क्या जरूरत है, इसके बारे में भी वो हमें मदद कर सकते हैं। ये 86 बैच के फॉरेस्ट ऑफिसर है, महाराष्ट्र स्टेट में काम कर रहे हैं। इनको 2004 में आईएफएस कैडर मिला हुआ है। इनका अनुभव काफी महाराष्ट्र में अल्लापल्ली, भंडारा, नागपुर, अहमदनगर, ठाणे, कोल्हापुर, पुणे, ये जिलों में इनका काफी पद पे इन्होंने काम किया हुआ है, कार्य कर चुके हैं। सोशल फॉरेस्ट्री हो, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन हो, लॉगिंग डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ, प्लानिंग एंड टेरिटोरियल डिपार्टमेंट, विजिलेंस डिपार्टमेंट, काफी सारे डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो सब डिपार्टमेंट डिविजन है उसमें इन्होंने वैशिष्ट्यपूर्ण काम किया हुआ है। ये काम के लिए इनको चतुर्वेदी अवार्ड जो दिया जाता है इंडियन फॉरेस्टर का, वो भी मिला हुआ है। इनका एक जो कंसेप्ट है नागरी वन उद्यान जो पूना में वारजे में बनाया हुआ है, ये अभी एक नेशनल लेवल का स्कीम बन गया है। वो जो एक मॉडल है वन उद्यान का वारजे का, वो एक मॉडल बन रहा है। इनका कार्य भी बहुत अच्छा रहा है। मैं अपने जो तीसरे श्रीमान जी सत्यजीत जी गुजर सर हैं, इनको मैं विनती करता हूँ कि किसान भाइयों को चंदन, गूगल और औषधि खेती करते समय क्या जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में बताइए प्लीज। सर मैं गुजर सर को विनती करता हूं कि उसके पहले हमारे नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो है, बोर्ड के सीईओ रिस्पेक्टेड डॉक्टर JLN जी शास्त्री सर जो है वो जुड़ गए हैं। मैं विनती करता हूँ
प्रमुख कार्यकारी अधिकारी JLN शास्त्री सर को कि उपस्थित किसानों को मार्गदर्शन करें। शास्त्री सर, प्लीज। शास्त्री सर, रिस्पेक्टेड शास्त्री सर। Respected Shastri sir, Shastri sir, आप मुझको अनम्यूट करने, आपने म्यूट करके बैठे। आप लोग जस्ट म्यूट कर दिया। एक मिनट। हाँ सर। धन्यवाद मुकाट जी। मैं क्षमा चाहता हूं कि लेट की मैं एक नॉर्थ ईस्ट के मीटिंग में गया हुआ था, वो जड़ी बूटियों का ही। पहले मैं आप सब लोगों को कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूं। बहुत बहुत अच्छी काम कर रहे हैं आप। ये आज की डेट का जो विषय है वो मेरे दिल के बहुत नज़दीकी पौधे हैं दोनों, जिसके ऊपर मैं फील्ड लेवल पे काम किया हूँ। मैं सुन रहा था, ठीक है, इसमें वेरिड एक्सपीरियंसेस आएंगे, चंदन और गुगलू दोनों के ऊपर भी। दोनों के ऊपर मैं इसके लाइफ साइकिल नज़दीक से देखा हूँ। और कच्छ में मैं 100 एकड़ से ज़्यादा गुगलू का कल्टीवेशन किया हूँ। और अभी तो मैं कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के साथ भी जुड़ा हूँ। और मैं खुद करीबन 300 एकड़ की चंदन की प्लांटेशन करवाया था पहले। तो कटनी, जो मध्य प्रदेश की कटनी है, वहाँ संसारपुर एक विलेज है, 3 गांवों की एक जगह है, तो हमने कल्टीवेट किए थे। हाँ, जैसे बताया गया, पहले मैं सुन रहा था, पहले वक्ता को भी आगे भी सुनना चाहता हूँ, अगर टाइम परमिट करता मेरा अगली और एक मीटिंग है टीम के साथ। इसमें चंदन अब इतनी ज्यादा हो गया, मैं खुद खुशनसीब हूँ, क्योंकि भारत की नहीं, पूरे विश्व में चंदन के लिए माने जाने वाले एक आदमी है। ये भारत से जो आपके कर्नाटका सोप्स के साथ काम किया, जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनको पता होना चाहिए। डॉक्टर अनंत पद्मनाभा इज 78, 79 नाउ, नॉट आउट, एंड ही इज एज एनर्जेटिक एज हिज क्लोन्स भी दिखाए हमको। और सेंटालम स्पाइकेटम जो ऑस्ट्रेलिया स्पीशीज है, TF अब बैंकरप्ट हो गया, उसकी भी पूरी पता है। मैंने इसकी तेल स्टडी करके पहचान लिया था कि क्या क्या हो रहा है, और तेल लेके कितने उम्र की प्लांट से निकाले ये बता सकते हैं। शायद ऐसे एक पौधा है जिसको आप टाइम फिक्स करके इसकी कितनी वोल्टाइल निकलेगा, कितने क्यूबिक फीट चंदन निकलेगा बोल सकते हैं, प्रोवाइडेड वी अंडरस्टैंड। मैं सिंपली ये कहना चाहता हूँ कि 3 स्टेट में पहले पाबंदियां जो थे, अभी 6 या 7 महीने पहले, 1 साल पहले हट गया। वो है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। पहले वहाँ आपकी बैकयार्ड में अगर पौधा है तो भी कुछ कर नहीं पाते हैं, अब तो वो पाबंदी नहीं है। बाकी स्टेट में आप जैसे चाहिए वैसे कर सकते हैं। हाँ, वो अनंत पद्मनाभा मजाक करते हुए बोलते थे, सर ये वीरप्पन सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग करता था, जब तक वो जिंदा था 12 साल की उम्र के नीचे के पौधे को काटने नहीं देता था। अब तो 8 साल की उम्र से ऊपर पौधे नहीं मिलते, पोचिंग बहुत हो गया। On a lighter side, used to say, but it's a fact.
लोग जो 25 साल की ऊपर की उम्र के अगर देखना चाहते हैं कि गांव है, गांव का नाम अभी मैं भूल गया, मैं रिकॉर्ड में बता देता हूँ। करीबन 40-45 किलोमीटर है एक प्लेस बाय नेम नेल्लोर। एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर ने अपने बुजुर्गों की जो जमीन वगैरह है उसमें बहुत अच्छा किया था, 100 एकड़ के ऊपर है। उसमें 25 साल के ऊपर के पौधे अगर पूरे भारत में एक जगह ज्यादा देखने उन्हीं के पास है। श्री विनायक वाले भी किए और डीएस वाले भी करते हैं। जो इसके बाद की उम्र की जो अगर 200-300 एकड़ एक साथ देखनी है उनका तो 600 एकड़ के ऊपर हो गया डीएस वालों का। और दो प्लांटेशन 12 साल के ऊपर भी हो गया। विनायका वालों का जो है वो भी बैंकरप्ट है, इस वजह से उनका जो है करीबन 200 एकड़ की मैं देख के आया हूँ। तो ग्रोथ स्टंटेड ग्रोथ है क्योंकि बीच में छोड़ दिए हैं। जैसे प्राइमरी होस्ट की बात किया गया, बिल्कुल सही है, ये जर्मप्लाज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। हम उसी जर्मप्लाज्म की बीज लेके आए हमारे उस जमाने में पंतनगर की 3 साल हो गया हमारा, इस फरवरी को 3 साल कंप्लीट हो जाएगा। 278.86 एकड़ टोटल। तो इसमें सीड जो लेके आए हैं वो सीड हमने हमारे स्टेट ऑफ आर्ट नर्सरी था उसमें जो उगाए हैं उसका, और जो कर्नाटका मैंगलोर से जो पौधे लेके आए हैं उनके बीच में फर्क इतना था कि ये बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे आप यहाँ नॉर्थ में लाके अगर किए, क्योंकि प्लांट की डाइवर्सिटीज वेरिएशंस जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत फहमियाँ लेके हम सारी कहानियां सुनाएंगे और उसके लास्ट की कोई बात नहीं है, इसमें गेन ही गेन है। तो इसमें आपको लंबाई बढ़ेगा। मेरे पास इतने सारे फोटोज है, किसी दिन टाइम मिला तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। और अब पूरे 3 साल की मेरे पास फोटोज है और इतनी अच्छा ग्रोथ है कि पद्मनाभन ने बताया था कि ऐसे तो मैंने कहीं नहीं देखा आउटसाइड कर्नाटका बोल के। हमने क्योंकि वहाँ की सॉइल हमने टेस्ट करके कंपेयर करके देखे थे, 75% से ज्यादा इसकी रेजोबियम स्टडीज वगैरह किए थे जो कर्नाटक की सॉइल के साथ मिलते जुलते हैं, उसी में लेके आए थे। और प्राइमरी होस्ट अड़हड़ 1 साल के ऊपर भी दे सकते हैं, अड़हड़ की जो लगाएंगे वो फाइनल है। लेकिन इसके साथ सेकेंडरी होस्ट जो देंगे चंदन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं किसानों के फायदे के लिए बात करने हैं तो मैं आंवले की बात करता हूँ। अगर आप चंदन आयुर्वेद की किसी काम के लिए उगा रहे हैं तो, और 15 साल जो है उसके बाद ही इसकी हार्वेस्टिंग की सोचे। 15 साल के नीचे तो कुछ नहीं होगा। और 15 साल के बाद हर एक साल इसकी रेट बढ़ेगा क्योंकि वोल्टाइल आयल बढ़ेगा। इसमें 4 पीक्स जो आना है आपको गैस क्रोमेटोग्राफी में सेंटलाल की, उसमें ही गड़बड़ होता है। सेंटालम स्पाइकेटम जो ऑस्ट्रेलिया से आता था, वो लोग शायद यहाँ से क्लोन्स लेके गए, क्या किया पता नहीं, तो वहाँ भी किए थे। मैं खुश हूँ कि उसको धीरे धीरे इंडिया में यूसेज खत्म करने के लिए काम आया था मैं, क्योंकि हम 2000 लीटर खरीदते थे। और उसमें आपकी बीटा सेंटलाल की पीक नहीं मिलता है स्पाइकेटम में। और जैसे आपकी सोना या गोल्ड है वैसे ही सैंडलवुड ऑयल है, इसकी जो कास्ट और एफिकेसी दोनों सैंटलाल के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी भारत में मेरे जो एस्टिमेशन है 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा प्लांटेशन हो चुकी है। तो फील्ड लेवल पे किसी को पता भी नहीं लगता कहाँ। विजयवाड़ा के आसपास 10 साल की उम्र के पौधे में 200-300 एकड़ देखा था और लोग लगा रहे हैं। प्राइस क्रैश होगा क्या होगा ये वक्त बताएगा, 15 साल के बाद की बात है। पहले तो मिनिमम प्राइस का था, अब वो चक्कर नहीं रहेगा, फ्री मार्केट में आएगा तो देखना पड़ेगा मार्केट डायनेमिक्स। पर इतनी नीचे आने के भी चांस इसलिए नहीं है। सब याद रखिए, यूएस वालों ने इससे एक कैंसर की ट्रीटमेंट की शुरुआत की है सेंटलाल की। जो टीएफए वाले अपने पौधे जो उगाए थे ऑस्ट्रेलिया में, अब खत्म हो गया, एक क्रिकेटर ने शुरू किया था, अब खत्म हो गया, कंपनी बैंकरप्ट है। तो वहां से यूएस वाले एक एग्रीमेंट साइन किए थे जिस वजह से 2 लाख के ऊपर चला गया उनकी प्राइस। उस टाइम में मैं हंसा था क्योंकि उतने पैसे तो नहीं आना चाहिए, तो नहीं आया।
तो 1,25,000 अगर आसपास जितने भी प्लस और माइनस 10-15,000 जो भी लगाना लगा दीजिए, सही है। लेकिन इसमें एक खास चीज याद रखिए, जो भी आगे करना चाहते हैं 15 साल आपकी मिनिमम इंक्यूबेशन है, उसके बाद 25 साल तक रखेंगे तो बहुत बढ़िया। तो किताब में 85% सैंटलाल जो लिखा हुआ है 25 साल के ऊपर ही मिलेगा, इसके अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन 15 साल में रखेंगे तो आपको 65 से 70% के बीच में मिलने की चांसेस है, अगर सही सही आप सेकेंडरी होस्ट भी इसके साथ लेके चले। सेकेंडरी होस्ट आमले में बताता हूँ, अनार तो दिखाए थे, अनार भी अच्छी बात है, कुछ लोग पपाया भी लगे हैं। ये तीनों के अलावा तो वर्कआउट नहीं होगा बेसिकली। आप अच्छे और कह सकते हैं थियोरेटिकली या कि आप प्रैक्टिकली भी किए तो, लेकिन आपको रोज की रोटी 15 साल बिल्कुल 100 एकड़ 200 एकड़ बिना कमाई के रखने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। अगर आपके पास भी पैसे है तो आप भी ये करेंगे। तो मेरे सुझाव ये है कि इसमें वो जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी, जो हम लाके नॉर्थ में अगर उगा रहे हैं, आप नर्सरी रेज कर रहे हैं, उसमें एक चीज ध्यान में रखिए, इनके गर्त नहीं बढ़ रहा है। मैं सारे फोटोज आपको दिखाऊंगा, उसमें आपके लंबाई हो रहा है, गर्त कम हो रहा है, लेकिन आपको क्यूबिक फीट चाहिए तो मिल जाएगा उतनी क्यूबिक फीट। तो ये एक चीज देख लीजिए। दूसरी, 420 से लेके 440 पौधे एक एकड़ में जा सकता है, अदर देन आंवला। 4x4 का हम करके देखे तो आप भी कैलकुलेट कर ले, उतनी ही आएगा, 420 440 आसपास। क्योंकि एक मशीन है हमने जो लगा दिया, तो बिल्कुल आपको फोटोज दिखाऊंगा तो खुश हो जाएंगे। उसके बीच हम बीचों बीच आंवले लगाए, और इसके साथ नाइट्रोजिनस प्लांटेशन के लिए हमने क्या किया, मुदगपर्णी और माशपर्णी डाले थे, लेकिन उस वजह से पेस्ट ज्यादा आ रहे थे तो हमने इसको हटा दिया बाद में। नहीं तो वो और एक इनकम सोर्स हो सकता है। और इसकी वजह क्या है वो देखनी पड़ेगी। हमारे पास उतना टाइम नहीं था, हमने नए शुरू किए थे, लेकिन हमने ये कोशिश तो किए थे। मुदगपर्णी माशपर्णी में भी नाइट्रोजनस सोर्सेस है, तो प्लांट्स के लिए काम आएगा। एंड कमिंग टू गुगलू, आई टेक अनदर 5 मिनट्स। गुगलू जो है, इसमें भी बहुत सारे गलत फहमियाँ बैठे हुए हैं फील्ड लेवल पे जो काम करते हैं, और इसकी हार्वेस्टिंग करने के लिए टेक्निक्स हैं। मोनी थॉमस 2 दिन पहले मुझको मैसेज डाले थे, मैं उनसे बात भी करने वाला हूँ। बहुत कम लोग हैं, नायर जी, मोनी थॉमस है, ऐसे लोग हैं जो फील्ड लेवल पे काम किए। गूगल ऐसे पौधा है, कल भी मैं किसी को बता रहा था, जिसको एक बूंद की पानी नहीं चाहिए। साउथ में लाके कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मत करो, बेकार है। ठीक है, आप जितनी भी कोशिश करो आपकी कोई बूंद नहीं मिलेगा, मिलेगा तो भी घास है। तो आप 3 इलाके याद रखिए, उसी में कर लीजिए, बाकी जगह करना है कर लीजिए, आपकी मर्जी। मैं इतने परिश्रम करने के बाद तो अगर किसी दिन मुझसे पूछेंगे तो लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन 2-3 पौधे हैं। एक आपकी करकट सुंगी, दूसरी गुगलू, तीसरी चंदन। ठीक है जी, इतने लाइफ साइकिल के दिए थे। इसकी एक बूंद पानी की जरूरत नहीं है। अब जाके देखिए वहाँ मोहपात सिंह जो है कच्छ में, सोडा जी भी लगे हुए हैं। मैं वहां तक भी पाकिस्तान बॉर्डर तक गया था, वहाँ गुजरात में, वहाँ मैं लोगों से मिला था जो हार्वेस्ट करते थे। वो हार्वेस्टिंग टेक्निक्स जो गलत थे, गोबर की पानी फेंकना या कि गुगलू की काढ़ा फेंकना इन्फेक्शन के लिए, इस वजह से पौधे मर गए हैं। ठीक है जी। और उसमें एक चीज ध्यान में रखिए, इतनी इनडिस्क्रिमिनेटली हम पौधे लगा रहे हैं, अभी वहां की संतुलन खो बैठा है। ये प्रॉब्लम है, वहां फीमेल प्लांट ज्यादा है, आपको बीज मिल रहा है तो खुश हो रहे हैं, मेल प्लांट नहीं है। ये बहुत खास चीज है। कितने लोग हम इस पे दिमाग लगा रहे हैं, जो बीज मिल रहा है, बीज मिलने के बाद उससे पौधे उगा के डाल रहे हैं, आपको खुद पता नहीं कि इसमें मेल कितने फीमेल कितने हैं। मेल पॉपुलेशन इज कमिंग डाउन। मेरे एक स्टडी में पता लगा कि मेल पॉपुलेशन से सबसे ज्यादा गोंद निकलता है। अभी मेरे पास वो कंफर्म सबूत नहीं है, लेकिन वो स्टडी मैं कर रहा हूँ। करने के लिए इतनी हिम्मत नहीं हो रहा है कि मेल पॉपुलेशन ही कम हो गया। और इस अवस्था में मैं और एक एक्सपेरिमेंट करके कुछ और गड़बड़ करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये कि मेरा ये काम भी पैरेलली चल रहा है, और इसकी स्टेम प्रोपगेशन भी खूब होता है। ये गलतफहमी है बहुत सारे लोगों की, क्योंकि स्टेम कौन सी लगानी है। ये एक प्राइमरी स्टेम है, उसके साथ सेकेंडरी जो है, अगर उसको लेंगे तो कभी आपकी पौधा ठीक से ग्रो नहीं करेगा। उसके ऊपर टर्शियरी जो आया उसको निकाल के रखिए। हर एक जगह ऐसे काट के अगर रखेंगे, वो पौधा 99% आपकी
होगा, मोर्टेलिटी रेट इज वेरी लेस। ठीक है जी, ये बहुत खास चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर स्टेम प्रोपगेशन करना, कटिंग से प्रोपगेशन करना चाहते हैं गुगलू, नहीं तो सीड प्रोपगेशन के लिए आज की डेट में तो सीड खूब मिल रहा है, नर्सरीज भी बहुत लगे हुए हैं और चल रहे हैं। एक और चीज मैं देखा था वहाँ, कॉमीफेरा स्टॉक्सियाना, मैं गर्व महसूस करता हूँ। जब मैं गया था शायद 7-8 पौधे बचे हुए थे, आज की डेट में 800 से ज्यादा हो गए पॉपुलेशन। मैं 6 साल पहले जब गया था, तो मैं खुश हूँ कि उसके लिए हमने एक नर्सरी को जो पैसे दिए, जिस वजह से आज इतने सारे देख पा रहे हैं, मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ। स्टॉक्सियाना के ऊपर भी बहुत रिसर्च होनी है, कॉमीफेरा वाइटी के ऊपर ही नहीं है, क्योंकि वो इंडेंजर पहले हो गया होगा, इसलिए हम कॉमीफेरा वाइटी के ऊपर आ गए हैं। ये मेरा ओपिनियन है, शायद सही हूँ गलत हूँ वक्त बताएगा। जब मेरे पास पौधे नहीं है तो उसमें मैं डिबेट करना नहीं चाहता हूँ। और दूसरी चीज, इसकी हार्वेस्टिंग के जो है टेक्निक, अब एफआर लिस्टी वालों के साथ जुड़ के डाबर वालों ने जो काम किया था, उसमें डॉक्टर नायर जुड़े हुए हैं। एक नाइफ ऐसे डेवलप किए थे, 3 मिलीमीटर से ज्यादा अंदर नहीं जाएगा। जब कैम्बियम के अंदर जाएगा, वहां से इन्फेक्शन ज्यादा होना शुरू होगा। देखिए, एक आदमी को ब्लेड से ऐसे करके देखिए, स्क्रैच 2-3 दिन में खून निकलेगा, लेकिन 2-3 दिन में हीलिंग हो जाएगा। थोड़ा डीप कट दो, हफ्ते 10 दिन में होगा। अगर बोन तक इसकी इंजरी बना के देखो, महीनों तक नहीं होगा और सेप्टिसीमिया होकर डेथ हो जाएगा। इस टाइम पे बहुत ऊजिंग होगा वुंड से, एक्सीडेंट्स बहुत आते हैं। क्या चाहिए आपको? आप गुगलू के ऊपर यही कर रहे हैं, डीप कट देके एक्सीडेंट्स के लिए, मतलब आपके गोंद के लिए गुगलू पौधे को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। कैम्बियम तक जाना ही नहीं है, इतनी इन्फेक्शन देनी ही नहीं है, पौधों को मारने के लिए जाना है। 2 या 3 मिलीमीटर के कट देंगे तो कि सबसे बेहतर आता है। मेरे पास 250 पौधों को 3 साल लगातार करते हुए एक पौधा ना मरा, वो डाटा इकट्ठा किया हमने। तो 0.4% एथापॉन स्प्रे करके, 0.5 में भी जरूरत नहीं, 0.4%, तो कंट्रोल्ड इन्फेक्शन के साथ इसको पालो और सही सही हो जाएगा। इसको क्लस्टर्स में भी कर सकते हैं, इसको पत्थर की जमीन पे भी डाल सकते हैं जो बंजर है आपका। तो इट्स वंडरफुल। एंड दोज हु वांट टू सी 50 इयर्स 45 to 50 इयर्स ओल्ड गुगलू पौधे, तो सही सही देखना चाहते हैं, वहाँ के मुसलमानों की बरियल ग्राउंड्स जो है वहाँ जाके देखिए। उनके लिए सेक्रेड प्लांट है, एक आपकी मेशवाक है, दूसरी तो कुरान में जो लिखा हुआ है, एक मेशवाक है, दूसरी गुगलू है। तो गुगलू पौधे आपको मुसलमानों की जहाँ कहीं भी बरियल ग्राउंड्स है वहाँ खूब मिलता है। मैं कच्छ में पर्सनल जाके आया था, सारे बरियल ग्राउंड्स में इतने सारे मिले थे, मैं फोटोज भी लेके आऊँ। और मैं खुश हूँ कि इतने बड़े उम्र, अदरवाइज 35 ईयर्स का भी आज भी है हमारे कंजर्वेशन एरियाज में भी, कहीं ना कहीं 25 साल का है, लेकिन 10-12 साल का ही ज्यादा है। लेकिन सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाइए, तभी ये दोनों पौधे आगे के लिए हमारे लिए बचेगा। नॉर्थ ईस्ट में भी अगर खबर देना चाहता हूँ कि चंदन इतने ज्यादा है, चंदन इतने ज्यादा है, तो वहाँ कोई जाते नहीं। मिजोरम पर मणिपुर में खुद जाके आया था, वहाँ के लोगों को ये लगता है कि सर ये चंदन काम की नहीं है, उनको पता नहीं कि हार्डवुड से आपको खुशबू आएगा। तो वहाँ भी आप अवेयरनेस लाके वहाँ के ट्राइब्स को बहुत पैसे मिलेंगे, वहाँ रिसोर्स ऑगमेंटेशन करते हुए भी कर सकते हैं। तो लॉट ऑफ स्कोप इज देयर, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर। और मौका जी, आपने 20 मिनट टाइम दिया था, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे दोनों दिल के बहुत नजदीक पौधे थे, इसलिए मैं आपके समय चुरा लिया हूँ, माफी चाहता हूँ बीच में आके आपकी टाइम खराब करने का, प्रोग्राम खराब करने का। बहुत बहुत धन्यवाद मुझको ये मौका देने का। धन्यवाद सर। डॉक्टर JLN शास्त्री जो है, वो किसान भाइयों, ये हमारे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी है राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार का जो राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड में। और सर जो है, सर ने बताया कि मैंने आपका थोड़ा सा टाइम लिया। सर के लीडरशिप में हम सब लोग काम कर रहे हैं। नेशनल मिशन जो है मेडिसिनल प्लांट, उसमें कंजर्वेशन हो, कल्टीवेशन हो, प्रोसेसिंग हो, मार्केटिंग हो, ये सभी क्षेत्रों में हम लोग जुड़े हुए हैं। सर गाइड कर रहे हैं और अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं। सभी किसान भाइयों को विनती है कि ये जो मिशन है, नेशनल मिशन ऑन मेडिसिनल प्लांट,
इसमें जुड़ जाइए। मैं अपने तीसरे रिसोर्स पर्सन जो है श्रीमान सत्यजीत गुजर साहब, ये वन संरक्षक है, मैंने उनका जानकारी आपको दिया हुआ है। वन विभाग महाराष्ट्र राज्य जो है अभी संशोधन जो सब डिवीजन है उसमें कार्य कर रहे हैं, पुणे स्थित ये कार्यालय है इनका। और मैं सर को विनती करता हूँ कि वन उपज चंदन के बारे में वन कानून क्या है, और किसान भाई जो है उनको काटने के समय, उसको मार्केटिंग के समय उसको ट्रांजिट पास कैसे लेना है, इसके बारे में जानकारी दे। सत्यजीत गुजर सर। धन्यवाद मोकाट सर, और सभी जो किसान भाई है उनको नमस्ते। काफी किसान चंदन लगाना चाहते हैं लेकिन वो डरते हैं कि वन के जो कानून है शायद उनसे उनको तकलीफ होगी, या उनको बाद में पेड़ काटने के लिए या पेड़ लगाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सही में कानून क्या है और हम किस तरह से आगे जा सकते हैं, इसकी जानकारी मैं देना चाहता हूँ एक 15-20 मिनट में। सबसे पहले जो हमारा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है वो 1927 का है, और ये एक्ट जो बनाया गया था वो वन और वनोपज जो भी है उसके बारे में रेगुलेटरी ऐसा ये एक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट सर। हाँ, इस 1927 का जो वन कायदा है या वन कानून है उसमें फॉरेस्ट प्रोड्यूस की जो डेफिनेशन दी गई है, वनोपज क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। हमें ऐसा लगता है कि वनोपज का मतलब जो वन में आता है वही वनोपज है, और हमारे अगर खेत में आएगा तो वो वनोपज नहीं होगा। लेकिन आप उसकी जो यहाँ पे व्याख्या दी गई है फॉरेस्ट प्रोड्यूस की वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा द फॉलोइंग। अगर जो भी लकड़ी है, कोयला है, कत्था है, वुड ऑयल यानी कि जो ऑयल है, रेजिन है और वार्निश है, महुआ के फ्लावर्स और सीड, अप्टा और टेम्बुरनी के पत्ते, ये महाराष्ट्र के लिए, रोशा का ग्रास और ऑयल उसका रोशा ऑयल और सर्पगंधा एंड माइरोबेलॉन, हिरडा बेहड़ा औला, ये सब चीजें वेदर इट इज फ्रॉम फॉरेस्ट और नॉट, यानी कि आपके खेती में भी अगर इसी में से कोई प्रोडक्ट है, या आपके खेती में अगर महुआ का सीड है या महुआ के फ्लावर्स है या टिम्बर जो भी है, चारकोल है, ये सब फॉरेस्ट में से आए या बाहर, तो ये सब आते हैं वनोपज के संज्ञा में। इसको फॉरेस्ट प्रोड्यूस करके कहा जाता है। और यह जानना बहुत जरूरी है कि जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो उसमें कुछ पाबंदियां है। इसलिए हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है। अभी इस फॉरेस्ट प्रोड्यूस में जब टिम्बर लिखा है तो चंदन की कोई भी लकड़ी है, वो आपके खेती की हो या वन की हो, वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आएगी। वैसे ही रेजिन इसमें है। तो जैसे गूगल का है, गूगल जो हम गम बोलते हैं या उसको रेजिन बोलते हैं, वो भी आपके खेती का है या जंगल से आया हुआ है, वो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस के संज्ञा में आएगा। और एक बार वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस और वनोपज करके जाना जाएगा तो जो भी कानून है वो सब उसको लागू रहेंगे। अब इसमें एक देखना, और टिम्बर जो है, टिम्बर की जो संज्ञा बनाई है, टिम्बर इंक्लूड्स ट्रीज व्हेन दे हैव फॉलन और हैव बीन फेल्ड, यानी कि अपने आप गिरे हुए हैं या आपने गिराए हुए हो, ये सब टिम्बर के संज्ञा में आ जाएंगे। नेक्स्ट, हम पहले ये सब जान लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या कहा गया है। अब इस कानून का 1927 का जो कानून है उसका जो चैप्टर 7वां है, उसमें वनोपज का जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे हम लेके जाते हैं, तो उसके लिए क्या क्या लगेगा इसके बारे में बताया गया है। यह है सेक्शन 41 ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, भारतीय वन कायदा 1927 का 41 वाला ये सेक्शन है। इसमें लिखा है कि कोई भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जब लेके जाना है तो उसके लिए आपको प्रिस्क्राइब ट्रांजिट पास लगेगा, और उस प्रिस्क्राइब ट्रांजिट पास जिसे हम
टीपी बोलते हैं या परवाना चलन बोलते हैं, वाहतुक परवाना बोलते हैं, उसी पे हमको वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस कौन से रास्ते से लेके जाना है, कब लेके जाना चाहिए, लेके जाना है, कौन से व्हीकल से लेके जाना चाहिए, जहां से लेके जाना चाहिए उस जगह का नाम और जिस जगह पे लेके जाना है उस जगह का नाम ये लिखना चाहिए। और पर्टिकुलरली ये जो चंदन है उसको जब आपको ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो जो आपको ट्रांजिट पास लगेगा उसके पहले और लकड़ी कितने भी साइज की रहो उस पे आपको हैमर लगना जरूरी है, निशानी लगाना बहुत जरूरी है। उसको हम प्रॉपर्टी मार्क फॉर टिम्बर बोलते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन डीसीएफ के ऑफिस में किया गया है अगर आपको इंडिविजुअल प्रॉपर्टी मार्क दिया है, या फिर वन विभाग का प्रॉपर्टी मार्क रहता है जो पासिंग हैमर बोलते हैं हम लोग, तो वो पासिंग हैमर लगना बहुत जरूरी है। और स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार दिया गया है कि कोई भी वनोपज के लिए वो अपने दायरे में नियम बना सकते हैं, यानी कि कोई भी वनोपज को इसमें से वो हटा सकती है या कोई भी वनोपज को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अभी महाराष्ट्र में कम से कम 15 ऐसे वनोपज है जिसको अभी कोई ट्रांजिट पास लगता नहीं है या परवाना लगता नहीं है, तो ऐसा स्टेट गवर्नमेंट को ये अधिकार दिया गया हुआ है इस कायदे में। नेक्स्ट, अभी इसमें पेनल्टीज है, अगर किसी ने बिना परवाना यानी कि विदाउट टीपी अगर वो लेके गए एक जगह से दूसरी जगह तक, तो और उसके पास में अगर ट्रांजिट पास नहीं है, माना कि वो वनोपज या वो चंदन का पेड़ जो भी है वो उसका खेती का है, लेकिन अगर उसने वो परवाना जो था वाहतुक परवाना वो अगर नहीं लिया है, तो ये हो सकता है कि जिस व्हीकल से, यानी कि वो ट्रक कोई भी हो या मोटरसाइकिल हो, वो ट्रक व्हीकल और वो पूरा चंदन का लकड़ी ये सब का सब सरकार जमा करने की प्रावधान इसमें है। यही है कि वो सेक्शन 55 के अंदर वो जब्त किया जाता है और मैजिस्ट्रेट जब बोलेगा तो पूरा वनोपज जो है उसको सरकार जमा या उसको कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। लेकिन कोई वनोपज अगर गवर्नमेंट का है तो उसको सेक्शन 61 लगता है, जो कि सहायक वन संरक्षक या असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, उनको 61 सेक्शन में ये दिया गया है कि आप उसको कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये हुआ कि भारतीय वन कायदा 1927 में क्या क्या प्रावधान है। अब जब मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं तो महाराष्ट्र में हमारे जो रूल्स बनाए हैं 2014 के अभी जो नए रूल्स है उसी में दिया गया है कि चैप्टर 7 जो है उसका कि ट्रांजिट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का सेक्शन 41 के अंदर ये रूल बनाए गए, और इसका रूल जो है 31 नंबर का, ये रूल ये कहता है नो फॉरेस्ट प्रोड्यूस शैल बी मूव्ड इनटू और फ्रॉम और विद इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट एक्सेप्ट एज हियरआफ्टर प्रोवाइडेड विदाउट अ पास फ्रॉम सम ऑफिसर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जिस अधिक ऑफिसर को गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हुआ है पास देने के लिए, उसके पास के बगैर कोई भी वनोपज एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना गुनाह होगा और आप लेके नहीं जा सकते। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अब पर्टिकुलरली सैंटालम एल्बम, जब हम चंदन की बात करते हैं तो चंदन के लिए यह प्रावधान है उसमें कि चंदन का जो अगर टीपी देना है तो उसमें कंपलसरी जो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट या सहायक वन संरक्षक रहते हैं उन्हीं के साइन और सील से, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का साइन से नहीं दिया जाएगा, सहायक वन संरक्षक एसीएफ के साइन और सील से ही ये पास दिया जाएगा। ये जैसे कत्था है, रोजूड़ है, नरक्या है और रेड सैंडर है, रेड चंदन है, इनके बारे में यह विशेष प्रावधान किया गया है सेक्शन 32 में। और सेंटेड सैंडलवुड और वुड ऑफ सच अदर नोटिफाइड स्पीसीज ऑफ एनी डायमेंशन, चंदन का लकड़ा अगर कितना भी छोटा हो उस पे हैमर लगना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। अब इसमें जो रूल्स जो बनाए गए हैं महाराष्ट्र में, उसका जो
8वां नंबर का चैप्टर है, उसी में पर्टिकुलरली सैंडलवुड के कन्वर्जन के बारे में कुछ विशेष तरतूद या प्रावधान रखे गए हैं। इसी में यह लिखा गया है, जैसे अभी हम लोग बात करते थे और तब नितिन पटेल सर ने ये बताया हमें कि नंदुरबार में उन्हें काफी दिक्कत आ गई और वहां पे ये एक सवाल पैदा हुआ कि जो चंदन का हार्डवुड हमने निकाला है बाहर, तो वेदर ये कन्वर्जन है या क्या है। क्योंकि अगर आपको चंदन का कन्वर्जन करना है, इसमें ऐसा लिखा गया है, देखिए, नो कटिंग और फैशनिंग ऑफ टिम्बर ऑब्टेन फ्रॉम सैंडलवुड ट्रीज और ऑब्टेन फ्रॉम नोटिफाइड स्पीसीज और कन्वर्जन ऑफ द सेम इनटू पाउडर और ऑयल cannot be done without the prior permission of the chief conservator of forest concern। जो मुख्य वन संरक्षक चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है, वही आपको कन्वर्जन की इजाजत दे सकते हैं। जैसे किसी ड्रग फैक्ट्री है या मेडिसिनल फैक्ट्री है, उनको चंदन की लकड़ी से चंदन की पाउडर बनानी है या चंदन का ऑयल यूज करना है, उसको कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए परमिशन पहले डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के पास में ये थी, अभी चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के पास में ये अधिकार है। जैसे नंदुरबार में ये अभी ये सवाल आ गया था कि कुछ सर्कल में, जैसे महाराष्ट्र में चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का पोस्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का करवा दिया, और अभी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट को ये पावर है या नहीं। तो लेकिन हमारे पीसीसीएफ सर जो है, उन्होंने उसमें सोल्यूशन निकाला है, और जैसे नितिन पटेल सर ने बताया कि 1-2 दिन में वहां उनको जो भी कठिनाई आई है वो सॉल्व हो जाएगी और उनको बाइज्जत वहां पे टीपी दिया जाएगा। लेकिन ये बहुत जरूरी है समझना कि हमको अगर कन्वर्जन करना है, उसका पाउडर बनाना है, उसका तेल बनाना है, उसके चिप्स बनाने हैं, या उसका और कुछ मॉडिफिकेशन करवाना है, तो हमें सिर्फ ट्री फेलिंग और ट्रांसपोर्ट की ही परमिशन नहीं, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट से कन्वर्जन की परमिशन भी लेना बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। अभी महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली जो खेती में लकड़ी रहती है, खेती में जो पेड़ रहते हैं, वो अगर आपको काटने हैं तो उसके लिए द महाराष्ट्र फेलिंग ऑफ ट्रीज रेगुलेशन एक्ट 1964 है, 1964 में यह कानून बनाया गया है। और इस कानून के हिसाब से जो हमारे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर है, उनको ट्री ऑफिसर वृक्ष अधिकारी करके उनको समझा जाता है, और वो आपको अगर पेड़ काटना है आपके खेती के, तो उसके लिए ये परमिशन देते हैं। अब उसमें ये बहुत जरूरी बात है कि ये जो कानून है ट्री फेलिंग एक्ट, वो सिर्फ रूरल एरिया के लिए, अर्बन एरियाज के लिए नहीं है। जैसे कमिश्नरेट अगर कोई है या कारपोरेशन एरिया है, तो कारपोरेशन एरिया या म्युनिसिपल एरिया, उसके लिए महाराष्ट्र फेलिंग ऑफ ट्रीज अर्बन एरिया अलग सा प्रावधान है, और उसके लिए ट्री ऑफिसर जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो ट्री ऑफिसर रहते हैं उनको वो पावर्स दी गई है। बट अदर देन एक्सक्लूडिंग अर्बन एरिया, महाराष्ट्र फेलिंग ऑफ ट्रीज रेगुलेशन एक्ट के तहत हमारे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर परमिशन देते हैं। अब इसमें दो चीजें जानना बहुत जरूरी है कि आर्टिफिशियल प्लांटेशन, जब कोई भी किसान अपने खेती पे कोई भी प्रजाति के कम से कम 100 पेड़ लगाते हैं, तो उसे अपन रोपण करके समझा जाता है, आर्टिफिशियल प्लांटेशन करके समझा जाता है। यह जानना इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपने चंदन का आर्टिफिशियल प्लांटेशन किया है, आपने कम से कम 100 पेड़ लगाए हैं, तो और आपने अगर फेलिंग परमिशन मांगी, तो आर्टिफिशियल प्लांटेशन के लिए फेलिंग परमिशन देना कंपलसरी है। वो कोई आपको ना नहीं बोल सकता है, आपको परमिशन मिलनी ही चाहिए। यह प्रावधान किया गया है महाराष्ट्र ट्री फेलिंग एक्ट में कि अगर आर्टिफिशियल प्लांटेशन है और उसमें आपको फेलिंग करना है, तो परमिशन कैनॉट बी, आपको देना ही है, उसको आप परमिशन ग्रांट करना ही है, रिजेक्ट नहीं कर सकते, कैनॉट बी रिजेक्टेड।
मैंने बताया ट्री ऑफिसर मीन्स अ फॉरेस्ट ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, और ट्री मीन्स इस संज्ञा के लिए पर्टिकुलरली महाराष्ट्र फेलिंग ऑफ ट्रीज 1964 का जो कानून है उसमें ट्री बोले तो नॉट ऑल ट्रीज, उसमें एक लास्ट में शेड्यूल दिया गया है और उस शेड्यूल में 15 पेड़ों के नाम है, उस 15 पेड़ों के लिए ही ये कानून है। और इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये 15 पेड़ में से और कोई पेड़ है तो उसके लिए आपको ट्री ऑफिसर की परमिशन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ परमिशन इस 15 पेड़ों के लिए ही लेनी है, फेलिंग परमिशन। नेक्स्ट प्लीज। अब इसमें ये है नो पर्सन शेल फेल एनी ट्री, और अभी ट्री मतलब ये 15 शेड्यूल में जो है, और कॉज सच ट्रीज टू बी फेल्ड विदाउट द परमिशन फ्रॉम द ट्री ऑफिसर, राइटिंग में परमिशन लेनी है। लेकिन इसमें अभी प्रावधान यह है कि आपको यह परमिशन विद इन 60 डेज देने की कंपलसरी है ट्री ऑफिसर को। अगर 60 दिन में उन्होंने आपको परमिशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं की तो यू कैन फेल द ट्री, यानी कि आपको वो परमिशन मिल गई ऐसा आप समझ सकते हैं। उसके लिए टाइम बाउंड अभी दिया हुआ है कि 7 डेज में उन्होंने आपको एक्नॉलेजमेंट देना है, बाद में 20 दिन में उनको इंक्वायरी करनी है, और विद इन 60 डेज पीरियड दे हैव टू गिव द परमिशन फॉर फेलिंग। अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली ये जो ट्री फेलिंग की परमिशन है ये राइट टू सर्विस में आ गई है, यानी कि आपका ये राइट है कि आपको एक फेलिंग परमिशन के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो आपको 60 डेज में एक परमिशन मिलनी ही चाहिए। और नॉट ओनली दैट, अभी ये भी कहा गया है कि ये परमिशन के लिए आपको कोई भी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं फेलिंग परमिशन के लिए। ऑनलाइन आप ट्रांजिट पास के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और कोई भी ऑफिस में बगैर जाते वक्त भी आपको ये परमिशन मिल सकती है, क्योंकि ये दोनों राइट टू सर्विस में आ गई है। नेक्स्ट प्लीज, प्रीवियस वन। आदि जी क्या ये जो मैं शेड्यूल, हाँ इसमें ये एक प्रावधान है, लेकिन जो मैं अभी बता रहा था कि ट्री फेलिंग एक्ट जो है, जब आप कोई भी अगर आपको 100 पेड़ काटना है तो आपको प्लांट इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज है उतने ही पेड़ कंपलसरी उस आपको लगाने हैं। ये कौन से स्पीसीज लगानी है ये आप डिसाइड कर सकते हैं, कहाँ पे लगाने हैं, उसी खेत में लगाने हैं या दूसरे के खेत में लगाने हैं, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन यू हैव टू प्लांट इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज, जितने पेड़ काटने के लिए आपने परमिशन मांगी है उतने ही पेड़ आपको वापस उस जगह पे या दूसरी जगह पे लगाना है। और मैंने जैसे बताया कि अगर सिल्वीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए जो परमिशन है, नो ट्री ऑफिसर शैल नॉट रिफ्यूज, कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकेगा, आपको परमिशन बिल्कुल मिल जाएगी। नेक्स्ट प्लीज। ये जो मैं शेड्यूल बता रहा था, ये शेड्यूल में जो 15 स्पीसीज है उसमें देखिए 8 नंबर पे सेंटालम अल्बम है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे 2 ही स्पीसीज के लिए, तो चंदन को अगर काटना है तो परमिशन की जरूरत है, लेकिन गूगल को काटना है तो परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन गूगल का रेजिन आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको ट्रांजिट पास लगेगा, क्योंकि रेजिन ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आता है। चंदन का तेल आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो भी फॉरेस्ट टीपी लगेगा, क्योंकि वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आता है। चंदन की लकड़ी भी ट्रांसपोर्ट करनी है तो भी टीपी लगेगी, क्योंकि वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आती है। नेक्स्ट प्लीज। अभी मैं जो बोल रहा था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उनको जब पता चला कि किसान भाइयों को या इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो है उनको काफी कठिनाई महसूस होती है जब ये टीपी लेना है या फेलिंग परमिशन लेना है, तो उन्होंने अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करके एक निकाला है। और जो फेलिंग परमिशन पहले 60 दिन लगते थे, अभी उन्होंने क्या है कि proposal shall be expedited and tree felling permission shall be granted within 30 days। 30 दिनों में अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट को या प्लांटेशन है उनको परमिशन चाहिए तो 30 दिन में ये परमिशन मिल जाएगी, और ट्रांजिट पास भी जो है वो भी आपको 30 दिन में मिल जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। ये कानून में प्रावधान काफी है, लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि इसमें बहुत कठिनाइयां आएगी, ऐसा नहीं है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं
और उसमें ये प्रावधान है कि विद इन दैट टाइम लिमिट आपको परमिशन मिलनी ही चाहिए। परमिशन जब ट्री फेलिंग एक्ट में अगर आपने प्लांटेशन किया है तो कोई रिफ्यूज भी नहीं करता, लेकिन अगर नेचुरल भी ट्री है और वो अगर डेड, डाइंग, डिसीज और सिल्वीकल्चरली मैच्योर्ड है तो भी आपको परमिशन मिल जाएगी। या कोई ट्रांसपोर्ट के लिए अगर उससे रुकावट आ रही है या आपको खेती के लिए अगर रुकावट आ रही है तो भी आपको परमिशन कंपलसरी मिलती है। तो जो कानून है ये इसलिए बनाए गए हैं और रेगुलेटरी है, प्रोहिबिटरी नहीं है। उसमें गवर्नमेंट को ये कभी नहीं लगता कि हमें इस कानून से किसानों को कोई तकलीफ पैदा करे। किसानों की तकलीफ कितनी कम होगी ये हमेशा शासन सोचता है। और पर्टिकुलरली अभी महाराष्ट्र में तो हम इस बारे में भी सोच रहे हैं कि चंदन के बारे में क्या हम ये जो ट्रांजिट पास है उससे अगर हम छुटकारा पा सके तो क्या हो जाएगा, उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं। लेकिन अभी आज तक हमने देखा यह है कि जब भी हमने टीपी निकाल दी है कोई पेड़ की तो उसकी इलिसिट कटिंग बहुत बढ़ गई है, अवैध रूप से काफी कटाई हो जाती है। और आज जो कंट्रोल फेलिंग है वो बहुत ज्यादा पैमाने पे हो जाएगी और किसान ये नहीं देखेगा कि हार्डवुड है या नहीं, काफी लोग आके उसे खरीद लेंगे सस्ते में और वो काट भी दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कुछ पाबंदियां बहुत बहुत जरूरी है। अभी संशोधन विभाग से महाराष्ट्र में हम ये भी सोच रहे हैं कि काफी लोग किसानों को ये बताते हैं, जैसे अभी पटेल सर जी बोल रहे थे कि इतना फायदा होगा, करोड़ों रुपए मिलेंगे, लेकिन क्या सही में कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन में, कौन से सॉइल में और कौन से एज में पर्टिकुलरली हार्डवुड बनता है और हार्वेस्टिंग पॉसिबल है, इसके बारे में भी अभी हम संशोधन कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। जिन किसान भाइयों ने अपने खेती पे चंदन का प्लांटेशन किया है उनसे भी हम ये इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और जल्द ही हम इसके बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने जो किसान भाई है उनके सामने लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दिगंबर सर। धन्यवाद श्रीमान सत्यजीत जी गुजर साहब। गुजर सर जो है वो संशोधन विभाग में जुड़े हुए वन विभाग में, और गुजर सर जो है उन्होंने बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में, अगर हमें ये ट्री स्पीसीज का खेती करना है, उसमें चंदन हो या गुगुल हो या बाकी ट्री स्पीसीज हो, बृहद पंचमूल हो, इसका अगर खेती करना है तो किसान भाइयों को लगता होगा कि उसमें कानून काफी कड़क है, कानून है, लेकिन अगर हम उसका प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो फेलिंग के लिए परमिशन आपको मिल जाएंगी। कन्वर्जन करना है, उसका पाउडर करना है, चिप्स करने हैं, तो उसके लिए भी आपको आप एप्लीकेशन करते प्रोसीजर एक फॉलो करना है। कन्वर्जन के लिए भी प्रोसीजर फॉलो करना है। आर्टिफिशियल आपका प्लांटेशन है, सर ने बहुत अच्छा बताया कि अगर आपको इसका खेती करना है तो 100 पौधा आपको लगाना है। आर्टिफिशियल प्लांटेशन है तो आपको इसमें दिक्कतें कम आ जाएगी। फेलिंग परमिशन आपको कंपलसरीली मिल जाएगा, लेकिन आपको ट्रांजिट पास लेना होगा। 60 दिन के अंदर आपको परमिशन मिल जाएंगी। अगर उनका लेटर नहीं भी आता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तो भी परमिशन है, ऐसा समझ के आपको आगे जाना है। लेकिन ये जो प्रोसीजर है, सिंपल प्रोसीजर है, उसके जो फॉर्म्स है, प्रिंटेड फॉर्म्स अवेलेबल है, और आपको जो भी दिक्कतें आएगी इसमें, इसके लिए रीजनल सेंटर कम फैसिलिटेशन सेंटर जो वेस्टर्न रीजन जो है उसके पास ये जो भी आपको दिक्कतें आएगी इसके लिए आपको हेल्प मिलेगा। आपको जो भी उसके लिए क्या करना पड़ेगा इसका आपको इंफॉर्मेशन ये सेंटर में मिलेगा। मैं अभी एक फार्मर को यहाँ पे बोलने के लिए बोलता हूँ कि यहाँ पे जो राजेंद्र जी गाड़ेकर एक सैंडल फार्मर है। राजेंद्र जी गाड़ेकर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं किसान भाइयों के। पहला क्वेश्चन जो है, हाँ गाड़ेकर राजेंद्र जी, बेटा बात करो। राजेंद्र जी गाड़ेकर। हाँ सर। हाँ हाँ आप नमस्कार सर। मैं आपका पहले जानकारी दे देता हूँ किसान भाइयों को। ये जो राजेंद्र जी गाड़ेकर है
ये पारनेर जो तहसील है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे चंदन का खेती कर रहे हैं। लगभग 27 एकड़ में उन्होंने चंदन का खेती किया हुआ है। जो होस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए, इसके लिए उन्होंने उसके साथ फल लगाए हुए हैं, जैसे कि पोमोग्रेनेट है, आंवला है, और अभी जो तीसरा होस्ट चाहिए उसके लिए उन्होंने सीताफल का कल्टीवेशन किया है। मैं उनको बोलता हूँ कि आपको विनती है कि आप आपके फार्म के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे प्लीज। राजेंद्र जी गाड़ेकर। गाड़ेकर, ओके। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं पटेल साहब आपके लिए। चंदन का बीज चाहिए और वो कहाँ पे अच्छे क्वालिटी का मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन आया है पटेल साहब। हाँ नमस्कार। चंदन का बीज में थोड़ा स्टडी ऐसा हुआ है, सबसे अच्छे क्वालिटी के बीज केरला में मयूर है, जो चंदन का पूरा रिजर्व है, वहाँ हजारों पौधे वहाँ है। इसके सीड्स सबसे अच्छे होते हैं और सबसे महंगे होते हैं। IWST वगैरह वहाँ से ही बीज परचेस करके सभी को देते हैं। तो मयूर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कांटेक्ट करें तो वहाँ से अच्छे क्वालिटी के बीज और वहाँ से उगाए हुए पौधे में ऑयल % ज्यादा होता है, ऐसा रिसर्च हुआ है। ओके। गुजर साहब के लिए एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर फार्मर, ये जो हमारा नेशनल मिशन ऑन मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, उससे वो अगर सब्सिडी लेते हैं 54,500 सब्सिडी पर हेक्टर मिलता है। अगर सब्सिडी लेते हैं 7-12 पे उसका प्लांटेशन का चढ़ाते हैं और 8, 10, 12, 15 साल के बाद उनको अगर फार्मर्स को काटना है, किसानों को काटना है, तो इसमें कुछ दिक्कतें आ सकती है क्या? पहले ही मैंने बताया प्लांटेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वो प्लांटेशन करते हैं और बाद में काटना चाहते हैं तो उनको बिल्कुल परमिशन मिल जाएगी। ओके, धन्यवाद सर। मोहब्बत सिया सर को एक क्वेश्चन आया हुआ है। मोहब्बत सिया सर, गूगल के बारे में। मोहब्बत सिया सर को एक क्वेश्चन आया हुआ है, प्रोपोगेशन जो है स्टेम से या जड़ से उसको अगर प्रोपोगेट करना है तो कैसे करना है? ये इसका आंसर तो हमारे जो शास्त्री सर है उन्होंने बता दिया है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो ब्रांचेस है, अगर वो आप सिलेक्ट करते हैं तो उससे प्रोपोगेशन अच्छा बन जाता है, अच्छा हो जाता है, ऐसा भी बताया गया है। शास्त्री सर ने इनका आंसर दिया हुआ है। एक पटेल साहब, चंदन के साथ दूसरा होस्ट पेड़ क्या होना चाहिए, इसके बारे में लिखा हुआ है। और एक्चुअली इसके ऊपर हमारा जो लैब है, मेरा लैब है, वो काम कर चुकी है। लगभग 80 होस्ट हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। हमारा जो वनस्पति शास्त्र विभाग का जो हमारा डिपार्टमेंट है, उन्होंने 80 होस्ट में से हमें ऐसा दिखाई दिया है कि बबूल जो है, नीम है, या फ्रूट क्रॉप्स जो है, उसमें चंदन अच्छा उगाया जाता है और उसका हार्डवुड का यील्ड भी अच्छा मिलता है। आप कुछ जानकारी दे सकते हैं पटेल साहब, चंदन के साथ दूसरा होस्ट पेड़ क्या होना चाहिए? मेरे काफी फार्म विजिट के बाद मैं इतना फाइनल कर चुका हूं, कैजुरिना, नीम, बबूल इनके लिए बहुत बढ़िया है। अकेला फ्रूट को जब भी किसान इसको होस्ट बनाते हैं तो इतना ग्रोथ नहीं होता है, या फ्रूट क्रॉप को चंदन मारते हैं पूरा डेड हो जाता है। ऐसे मैंने 6 से 7 फार्म देखा है। इसकी वजह से ये क्वेश्चन मेरा पद्मनाभन सर से और काफी साइंटिस्टों से भी हमारी बहस हो गई है, और मैंने खुद इन लोगों को जाके दिखाया कि देखो ये नीम लेमन मर गए, तो ऐसे तो पूरे फार्म में एक साथ नहीं मरेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा कुछ मरेंगे।
मगर 50-50 बीघा में एकड़ के अंदर पूरा का पूरा मर जाए तो ये तो नहीं हो सकता है। हाँ, रिसर्च नहीं कर सकते हैं वो साइंटिस्टों का प्रॉब्लम है, मगर हम प्रैक्टिकल वे पे देखें तो हम क्यों ऐसा करें, स्टेप ले कि हमारे पर रिस्क आ जाए। इससे तो अच्छा ये है कि हम कैजुरिना लगा दे, नीम लगा दे, उसके साथ फ्रूट क्रॉप कुछ भी लगाए तो हमें क्या प्रॉब्लम है। रिसर्च करना काम गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इंस्टीट्यूट का काम है। हम किसानों अंदर जाएंगे तो हमको पता भी नहीं चलेगा कि क्या है क्या नहीं। जितने साइंटिस्ट को हमने बोला है WST के जो सीनियर साइंटिस्ट, अभी तो वो सब अलग अलग जगह पे हो गए, मगर किसी के पास सॉलिड आंसर नहीं है, वो फैक्ट है। तो हम किसान ऐसे रिस्क मत ले, इसके साथ कैजुरिना लगा दे और बाद में फ्रूट क्रॉप लगा दे। ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो में भी और बुक में भी मैंने कहा है। ओके, धन्यवाद सर। यहाँ पे जो गाड़ेकर जी है वो जुड़े हुए हैं, उनको हमारा जो RCFC औषधि वनस्पति क्षेत्रीय सुविधा केंद्र, उन्होंने थोड़ा सा उनको जानकारी देके उन्होंने प्लांटेशन किया हुआ है सैंडल का, चंदन का। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप मार्गदर्शन करें। गाड़ेकर जी। हेलो। राजेंद्र गाड़ेकर बोलिए। हाँ सर जी, मैंने अभी 27 एकड़ में सैंडलवुड फार्मिंग के अभी 6 साल का प्लांट हुआ है सब। आप बोलिए सर, 2 मिनट के लिए बोलिए। ओके सर, ओके सर। मैंने अभी पूरा मेरा 27 एकड़ का प्लांट है, फार्म है, उसके ऊपर पूरा 27 एकड़ में सैंडलवुड फार्मिंग किया है। अपने जो ओके। दिगंबर मोकर सर है, उनके मार्गदर्शन के नीचे वो पूरा फार्मिंग किया है। 9,000 पौधे अभी खड़े हैं। उनकी सर अभी हाइट हो गई 15 से 20 फुट तक। उनके साथ मैंने अभी ओश दिया है, लीम दिया है, सीताफल दिया है, आंवला दिया है, चींच, जामुन और आम, ये उनके साथ होश दिया है। ये अभी पूरे जो 27 एकड़ था पूरा वो डोंगर था, मतलब जो कोई भी उधर ये आता प्लांट आता नहीं था। खाली वो सर के मार्गदर्शन के नीचे पूरा वो प्लांट अभी फार्मिंग कर रहा हूँ। ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं हमारे जो रीजनल सेंटर कम फैसिलिटेशन सेंटर के कोऑर्डिनेटर हैं प्रोफेसर AB आडे सर, उनको विनती करता हूं कि आप मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर AB आडे, हेड डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी एंड कोऑर्डिनेटर रीजनल सेंटर कम फैसिलिटेशन सेंटर, आप मार्गदर्शन करें। आडे सर। प्रोफेसर AB आडे, विभाग प्रमुख। यस सर, यस सर। हाँ, काइंडली गाइड सर। यस। तो आज का जो सेशन था बहुत महत्वपूर्ण रहा है। ये सेशन 2 प्लांट्स को डेडिकेटेड था, एक है गूगल और चंदन। दोनों प्लांट के बारे में बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हमें मिली है। पहले श्री मोहब्बत सिंह सिंघल जी ने बताया कि गूगल के लिए क्या क्या करना चाहिए, कैसी जमीन चाहिए, कैसा उसका मार्केटिंग होगा। बाद में चंदन के बारे में श्री नितिन पटेल जी ने बताया, बहुत डिटेल में सिस्टमैटिक वे से बताया। तीसरा जो लेक्चर था वो श्रीमान सत्यजीत गुजर जो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है, वो डेडिकेटेड था कानून व्यवस्था में। और आपके जो हमारे जो CEO है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, डॉक्टर JLN शास्त्री, उन्होंने भी चंदन और गूगल के बारे में बताया, डिटेल में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। सो मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और इतना बढ़िया सेशन श्री मोकाट जी ने ऑर्गेनाइज किया है, सो उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और इस स्टेटमेंट के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।
काफी किसान भाइयों के क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे टाइम जो है, टाइम लिमिट जो है, इसके वजह से किसी ने कहा गया है कि ये जो है चंदन इस्टेब्लिश ऑर्चर्ड में फल जो है इस्टेब्लिश ऑर्चर्ड, इसमें हम चंदन लगा सकते हैं क्या? उसका भी आंसर यस है। आप इसके बारे में अधिक जानकारी जो है, ये जो औषधि वनस्पति क्षेत्रीय सुविधा केंद्र जो है पश्चिमी क्षेत्र, आप रीजनल सेंटर कम फैसिलिटेशन सेंटर ऐसा गूगल में अगर सर्च करते हैं वेस्टर्न रीजन, तो आपको एड्रेस मिल जाएगा, उसके ऊपर ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा, वेबसाइट भी मिल जाएगा, आपको पूरा उसमें मोबाइल भी मिल जाएगा। इसके ऊपर आप मोबाइल से, ईमेल से आप जानकारी ले सकते हैं। आप यहाँ आके भी फिजिकली भी आप जानकारी ले सकते हैं। और ये जो अपना औषधि मिशन है, नेशनल मिशन ऑन मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन के लिए है, कंजर्वेशन के लिए, इसकी भी जानकारी आप आरसीएफसी से ले सकते हैं। मैं अभी हमारे जो केंद्र के उपसंचालक है डॉक्टर के.एन. धुमाल सर, इनको विनती करता हूँ कि आप समारोह करें। डॉक्टर के.एन. धुमाल, डेप्यूटी डायरेक्टर, उपसंचालक। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, स्पीकर को और पार्टिसिपेंट को भी। आज का सेशन इतना अच्छा हुआ, मुझे बहुत समाधान है कि अबाउट 150 पार्टिसिपेंट दे ज्वाइन। हमारा जो भी वेबिनार हुए उसमें आज की जो संख्या है पार्टिसिपेंट की जो जुड़े हुए हैं वो सबसे ज्यादा है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ आज। और स्पीकर ने भी इतनी अच्छी जानकारी दी जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, बहुत बहुत अच्छी जानकारी मिली, वो भी बहुत बुजुर्ग लोगों से। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां ये वेबिनार में शामिल हो गए आज। हमारे शास्त्री जी होंगे, सीईओ नितिन जी पटेल है, और गुजर साहब है, मोहब्बत सिंह है। सब लोगों ने बहुत ही पढ़ाई करके उनका अनुभव हम सब लोगों के साथ शेयर किया। और ऐसा वेबिनार मैं कहूंगा आज का बहुत ही परिपूर्ण वेबिनार हो गया। जो लोग इंटरेस्टेड है गूगल और चंदन के प्लांटेशन को, उसमें कोई दिक्कत उन्हें नहीं आ जाएगी। ये वेबिनार अरेंज करके हमारे जो रीजनल डायरेक्टर है मोकाट सर, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और हमारे यहाँ से टेक्निकल ऑफिसर, सपोर्टिंग स्टाफ है श्यामल ठोमरे, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और सब हमारे आरसीएफसी का स्टाफ भी ये कार्य में जुड़ा था, वो सब लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और ऐसा ही आप लोग हमें सपोर्ट करें, इंस्पिरेशन करें कि हम अच्छी तरह से ये आरसीएफसी में काम करें। मोकाट सर ने जैसे बताया है वैसे ही आपको जो कोई भी दिक्कत हो वो हमें जरूर जरूर लिखे। और ये जो सेंटर है ये मिनी एनएमपी ऐसा काम कर रहा है, करेगा। और आप सब लोग के सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे फार्मर भी विजिट कर रहे हैं। आज सुबह ही बंबई के कम से कम 5-10 लोग यहाँ आए थे, वो पालघर में काम कर रहे हैं। वो सब इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ऑन फील्ड इंफॉर्मेशन लेते हैं, और वो बहुत ही उत्साहित हो गए हैं कि हम अभी मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेशन शुरू करेंगे। ऐसे ही प्रेरणा सब लोग ले ले और हम उनके साथ है। इसके जस्ट ये सेंटेंस के साथ मैं आप सब लोगों का आभार मानता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, थैंक यू वेरी मच। और ये कार्यक्रम आज का कंप्लीट हो गया ऐसा मैं डिक्लेयर करता हूँ। थैंक यू। सबको थैंक्स, शास्त्री सर, पटेल सर, सत्यजीत गुजर सर, मोहब्बत सिंह, हमारे एचओडी बॉटनी आड़े सर, सबको थैंक्स।